माँ का कोई नॉर्मल बदल नहीं, बिल्कुल इसी तरह माँ के दूध का भी कोई बदल नहीं। और अब तो मेडिकल साइंस भी ये एतराफ़ कर चुकी है कि माँ के दूध कुदरती टॉनिक है और इसमें वो तमाम ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो बच्चे की जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा के लिए अज़हद ज़रूरी होते हैं। जैसे माँ का दूध बच्चे के लिए नागुज़ीर है, बिल्कुल इसी तरह हिफाजती टीका जात की अफादियत से भी इनकार मुमकिन नहीं। आज हम माँ के दूध और हिफाजती टीका जात की अफादियत समेत और बहुत कुछ जानने के लिए आगा खान हस्पताल में मौजूद हैं। इस वक्त हम आगा खान हस्पताल के फैकल्टी ऑफ पेडियाट्रिक्स में डॉक्टर अली फैसल साहब के साथ मौजूद हैं और डॉक्टर अली फैसल साहब का तारुफ करवाती चलूँ। डॉक्टर अली फैसल इस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ फैकल्टी आगा खान यूनिवर्सिटी कराची में एसोसिएट प्रोफेसर और वाइस चेयर हैं। इसके अलावा इन्फेक्शियस डिजीज़ लेबॉर्ट्री के डायरेक्टर भी हैं, जबकि हस्पताल के अंदर इम्यूनाइजेशन कमेटी के सरबराह और पेडियाट्रिक इन्फेक्शियस कंसल्टेंट के तौर पर भी काम सर अंजाम दे रहे हैं। और ये भी बताते चलें कि डॉक्टर साहब मारूफ शायर सलीम कौसर के भी साहबजादे भी हैं। तो सर आगाज़ करते हैं हम अपने इंटरव्यू का। सबसे पहले तो हमें ये बताइए, क्या माँ का दूध मुकम्मल ग़िज़ा है और पैदाइश के पहले घंटे में नौ मौलूद को अपना दूध पिलाने पे क्यों जोर दिया जाता है? बहुत शुक्रिया आपका। माँ का दूध इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें ना सिर्फ ग़िज़ाइयत शामिल है बल्कि बच्चों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो भी शामिल है। ग़िज़ा के अंदर 3 किस्म की चीज़ें होती हैं, प्रोटीन्स जिसको हम लहमियात कहते हैं, फैट्स जिसको हम चिकनाई कहते हैं और कार्बोहाइड्रेट जिसको हम निशास्ता कहते हैं। माँ के दूध में ये तीनों चीज़ें शामिल। जो शुरू के दिनों का माँ का दूध होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल शामिल होता है, इसलिए यानी कि उसमें अच्छी मिक़दार में प्रोटीन्स और फैट शामिल होते हैं और बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि बच्चे को बहुत ज़्यादा महफूज रखती हैं शुरू के दिनों के अंदर आम इन्फेक्शन से जो कि कम्युनिटी में है, इलाके के अंदर है। क्योंकि सबसे छोटा बच्चा जो पहले दिन का होता है वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है, उसके अंदर कोई ज़्यादा इम्यूनिटी नहीं होती। माँ का दूध शुरू के दिनों के अंदर ना सिर्फ बच्चे को बीमारियों से बचाता है बल्कि उसके दिमाग की नशोनुमा भी करता है। जो अगर आपने देखा हो कि आम तौर पे अगर माँ का दूध शामिल मौजूद नहीं है तो लोग गाय या भैंस के दूध को पे शुरू हो जाते हैं। गाय और भैंस के दूध और माँ के दूध में फ़र्क ये है कि माँ के दूध में वो तमाम लहमियात शामिल हैं जो बच्चे के दिमाग की ग्रोथ कराती हैं, जबकि गाय और भैंस के दूध में वो लहमियात शामिल नहीं है। तो गाय और भैंस का जो बच्चा है वो मोटा तो हो जाता है, तो बच्चे अगर वो दूध पिएगा तो मोटा तो हो जाएगा, तारोतवाज़ा तो हो जाएगा, लेकिन उसमें जो सॉल्यूट्स का कॉम्पोनेंट है वो ज़्यादा है, लेकिन दिमाग की नशोनुमा माँ के दूध के साथ होती है। सर, अगर किसी तरह मसले के सबब माँ के लिए बच्चे को अपना दूध पिलाना मुमकिन ना हो तो सूरत में क्या किया जाए? 2-3 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन तो हमेशा ये है कि माँ हर मुमकिन कोशिश करे कि अपने बच्चे को दूध पिलाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि डोनर ढूंढे, ख़ानदान में, मोहल्ले में, इलाके में अगर कोई डोनर मिल जाता है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि नेमल बदल नहीं है। तीसरा ऑप्शन ये है कि जो भी सबसे आसान तरीक़ाकार है। अब 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि पाउडर वाला दूध इस्तेमाल करें जो कि दूध नहीं है लेकिन पाउडर है। ये इस सूरत में इजाज़त है क्योंकि बालदा का दूध नहीं आ रहा, बच्चे को ग़िज़ा भी देनी है और बच्चे की ग्रोथ भी करवानी है, तो आप कोई से भी स्टेज वाला फार्मूला ले सकते हैं, पाबंदी नहीं है। क्योंकि आप देखें पिछले 3 दहाइयों में पाकिस्तान में और जो इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे ख़वातीन काम करने लगी हैं, ऑफिस जाती हैं, स्कूल जाती हैं, पढ़ाने जाती हैं। ऐसी जगहों पे वालिदैन फिर क्या करेंगी, माँ क्या करेगी? हमारे पास कोई ब्रेस्ट फीडिंग रूम्स नहीं है, हमारे पास कोई ब्रेस्ट फीडिंग के इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं, हमारे पास हर इंस्टीट्यूट के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं है जो कि ब्रेस्ट फीड कराने के लिए बनाई जा सके। ऐसे मैटर ऑफ फैक्ट अभी आप सिर्फ एयरपोर्ट पे देखें उन्होंने कमरा लगाया है कराची के अंदर, बाकी जगहों के अंदर भी उन्होंने लगाया है, लेकिन किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर ऐसी ब्रेस्ट फीडिंग रूम नहीं है। इसका मतलब कहाँ ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे? तो उनके पास ऑप्शंस क्या बचते हैं? तो ऑफकोर्स एक ही ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो गाय और भैंस का बकरी का दूध मिलता है उसको, जो गाय और भैंस का दूध है उसको हमें डाइल्यूट करना पड़ता है इक्वल कॉम्पोजिशन में। तो अगर 1 आउंस गाय का दूध ले रहे हैं तो 1 आउंस जो है वो पानी मिलाना पड़ेगा, और पानी कौन सा मिलाना पड़ेगा? उबला हुआ पानी। ठीक है, तो ये ऑप्शन आम मिलाएंगे तो इन्फेक्शन के बहुत चांस है। अच्छा सर, जो माँ एक प्रोफेशनल है, जॉब पर कर रही है, उसे कहीं कोई सहूलत नहीं है, तो ये मुमकिन है कि वो अपना दूध किसी चीज़ में निकाल के वो कर दे और फिर वो बच्चे को पूरा दिन पिलाया जा सके? बहुत बिल्कुल ऐसी, इसको कहते हैं एक्सप्रेस्ड
ब्रेस्ट मिल्क। जो एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क होता है सर्दियों में और गर्मियों में इसकी कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सर्दियों के अंदर आप आराम से रूम टेम्परेचर पे 4 से 6 घंटे रख सकते हैं। रूम फ्रिज टेम्परेचर में रखने की कतन कोई जरूरत नहीं। हाँ 4 से 6 घंटे। अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से पूरे दिन, और अगर आप फ्रीज करेंगे तो 6 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो 6 महीने इसका तक खराब नहीं होगा। तो इसका तरीकाकार ये है कि अगर मदर में मिल्क को एक्सप्रेस कर रही हैं तो उसको जो एक्सप्रेस किया है उस पर शॉपर लगाएं, उसको वो लगाएं, रबर बैंड लगाएं और उस पर एक्सपायरी मंथ डेट लेते हैं। तो आज से 6 महीने की एक्सपायरी। तो अगर मैं आज हमारा 24 या 25 मई है सपोज, तो इस 24 या 25 मई का आप 6 महीने काउंट कर लें। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो उस पर लिखते हैं नवंबर। तो इसके अंदाज़ा होगा कि हम ये वाला दूध सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे और उसके पीछे पीछे रैक करते रहें। एक काम तो ये हो गया। दूसरा तरीकाकार ये है इसी दूध को इस्तेमाल करने का कि अब फ्रीज़ किया हुआ है, अब फ्रीज़ वाले दूध को कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो कोई से भी कंटेनर में गर्म पानी लेके, ठीक है, एक बोल के अंदर इस थैली को रख दें और ये खुद ही से एमल्सिफाई जाएगा। इसको उबालने की ज़रूरत नहीं है, इसको माइक्रोवेव करने की ज़रूरत है, रूम टेम्परेचर पे एमल्सिफाई करने की ज़रूरत है। और जब ये बन जाए तो वालदा नहीं हो तो वाले साहब हो या दादी हो या नानी हो, वो बॉटल में डाल के या इस कप एंड स्पून से बच्चे को फीड करा सकते हैं। सर हमारे यहाँ किस वजह से ये चीज़ें इतनी ज़्यादा आम नहीं है? ये मेरे ख्याल है कि इसको अगर ऐसे समझें कि पहले ज़माने में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है और आज के ज़माने में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है। जैसे जैसे हम मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारी जो ख़वातीन हैं वो काम करने शुरू करती हैं, तो उनकी जो मेंटरशिप है ना वो वैसी नहीं रही है। सो मेरा ख्याल है कि मेंटरशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग और फीडिंग कंसल्टेंट्स की ज़रूरत है पाकिस्तान में। बहुत बहुत कम अस्पतालों में ब्रेस्ट फीडिंग कंसल्टेंट्स मौजूद हैं। बहुत कम जगहों पे ऐसे ख़वातीन या ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस किस्म की चीज़ों को वालिदैन को बता सकें, उनको गाइडेंस दे सकें। तो एज ए टीम हमारा फेलियर है। मैं इसको ये कहूँगा कि मेडिकल फील्ड में इसका फेलियर है कि हम बात तो बहुत करते हैं कि माँ का दूध बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या हमने उनके लिए आसानियाँ पैदा की हैं? नहीं। क्या हमने उनके लिए माहौल प्रोवाइड किया है? नहीं। क्या हमने उनको एजुकेशन की राहें हमार की हैं? नहीं। सो मेरे ख्याल एज ए मेडिकल फैसिलिटी गवर्नमेंट की, नॉन गवर्नमेंट इदारों की ये फेलियर है। सर आप गांव देहात में चले जाएं, वहाँ पे माओ को देखें तो उन्हें इस चीज़ का नहीं पता होगा कि हम अपना मिल्क निकाल के ऐसे सेफ भी कर सकते हैं, बच्चे को पिला भी सकते हैं। और ज़्यादातर मैंने तो माँ ऐसी देखी, पढ़ी लिखी भी है, मतलब टीचर हैं वो, लेकिन उसके बावजूद वो अपना फीड नहीं करवाती शौकिया तौर पर। सो अली जो गाँव देहातों में है ना, अगर किसी वालदा का मिल्क नहीं पिलाना तो उसको डोनर मिल जाता है। तो आप देखेंगे कि उसकी फुप्पो उसको दूध पिला रही है, उसके और रिश्तेदार उसको दूध पिला रहे हैं बच्चे को। तो ये जो फैमिली जो यूनिजन है ना वो मौजूद है वहाँ पे, लेकिन हमारे यहाँ शहरों के अंदर ऐसा नहीं है। तो मेरे ख्याल है कि इसका काम करने की ज़रूरत है। अच्छा सर, ब्रेस्ट फीडिंग से माँ और बच्चे की सेहत पर क्या मस्बत असर होते हैं? सो पहले तो ग़िज़ाइयत मैंने आपको बताया, दूसरा इम्यूनिटी बताया, तीसरा एक जिसको कहते हैं कैंगरू केयर। सो माँ अपने बच्चे को जब दूध पिलाती है तो उससे रिलेशनशिप डेवलप होता है, ठीक है। सर्दियों के अंदर वार्मथ मिलती है, गर्मियों के अंदर जो है उसका रिलेशनशिप डेवलप होता है। तो एक 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 आप समझ लें कि साइकोलॉजिकल सोशल कहते हैं ना कि बच्चे का पहला जो मकतब होता है वो माँ की गोद होती है। सो वो माँ की गोद से ही हर चीज़ सीखते हैं और वही मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा अच्छी कोई जगह नहीं है। सर आपने ये कैंगरू मदर का जिक्र किया, तो हमारे यहाँ कैंगरू मदर के यूनिट अब आम होते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा आम तो नहीं, लेकिन लोगों में शोर पड़ रहा है। जिना अस्पताल में भी इस चीज़ का हुआ है, पंजाब में भी कई ऐसे हैं, वहाँ पे WHO ने ट्रेनिंग्स भी दी हैं, सब कुछ किया है। सर इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं क्या? कैंगरू मदर केयर पाकिस्तान के अंदर जो हमने आगा खान अस्पताल की टीम ने WHO, यूनिसेफ के साथ मिलके और ऑफ कोर्स जैसे आपने बताया बाकी अस्पतालों के साथ मिलकर लॉन्च की है। ना सिर्फ कैंगरू मदर केयर, तो हमारा अस्पताल कैंगरू मदर केयर हॉस्पिटल है, बल्कि कैंगरू फादर केयर हॉस्पिटल भी है। सो हम फादर्स को भी उसी हिसाब से ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि अगर बच्चे की तरबियत करनी है तो उसमें जहाँ वालिदा का किरदार है, वालिद का भी किरदार है। तो ऐसा नहीं है कि हमसे वालिदा को पकड़ के बैठ जाते हैं, हमारे साथ कोई उठाते हैं, उनको भी कैंगरू मदर से सिखाते हैं। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रीमेच्योर बेबीज़ जो होते हैं उनको मुस्तकिल फीड की ज़रूरत होती है, उनको ग्लूकोज की कमी हो जाती है, वो जल्दी ठंडे हो जाते हैं, उनकी जो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए जो कैंगरू मदर केयर है हमेशा सपोर्ट करती है, हमेशा गाइडेंस देती है कि बच्चे को ग़िज़ा भी मिलती रहे, गर्मी मिलती रहे और
रिलेशनशिप डेवलप हो सके वालिदैन का बच्चों के साथ। सर क्या फादर्स जाने हैं आते हैं वो यहाँ पर So, या कोई भी रेशो क्या है उनका? किसी भी मुआशरे की जो सक्सेस होती है ना, वो सिर्फ एक किरदार को चलाने से नहीं होती, ठीक है। सो हमें दोनों किरदारों को एक साथ मूव करना पड़ता है। कभी कोई किरदार ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है और कोई कम अहम किरदार अदा करता है, लेकिन जब तक इस चीज़ पे बात नहीं करेंगे मसला हल नहीं होगा। एक दूसरी एग्जांपल है फैमिली प्लानिंग की। जो फैमिली प्लानिंग सेंटर्स हैं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ वालदा को लेके जाएंगे और उनको सिखाएंगे हमारे यहाँ डिसीजन मेकिंग तो फादर है, तो जब तक आप फैमिली प्लानिंग सेंटर में फादर को नहीं लेके आएंगे मसला हल नहीं होगा। इसीलिए किसी भी माशरे की सक्सेस जो है दोनों जो किरदार हैं उनको साथ लेके चलने के ऊपर है। सो ऑफ कोर्स नहीं भी होंगे तो हम उनको पकड़ के लेके आएंगे, ये इंपॉर्टेंट मैटर है। इसी तरह इम्यूनाइजेशन है, अगर मदर डिसीजन मेकिंग नहीं है और फादर डिसीजन मेकिंग है और आपने फादर को नहीं समझाया तो आप पीछे रह जाएंगे। अच्छा सर, हमल की मदद बढ़ने के साथ माँ के दूध की कंपोजिशन भी बदलती रहती है, यानी अगर एक बच्चा 7वें या 8वें महीने में पैदा हो तो ये उस उम्र के बच्चे के निज़ाम हज़म के मुताबिक दूध होगा, और क्या कोई पाउडर मिल्क भी ऐसे ही कंपोजिशन भी तैयार किया जाता है? ये जो पाउडर मिल्क है ना, इसको हम पाउडर कहते हैं, लेकिन मिल्क लाइक सब्सटेंस कहते हैं। ये मिल्क तो होता नहीं है। हाँ, इनकी जो कॉम्पोजिशन होती है इसमें ग़िज़ाइयत की कॉम्पोजिशन, नमकियात की कॉम्पोजिशन के हिसाब से बताया जाता है। जो बच्चा जल्दी पैदा होता है उसकी आंतें इस काबिल नहीं होती, रेडी नहीं होती कि वो हर किस्म की ग़िज़ाइयत को जज़्ब कर सके, तो ऑफ कोर्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट के कंपोनेंट को डिफरेंट किया जाता है। नंबर 2, जो कैलोरीज़ है उसमें बढ़ाई जाती है। जो प्री मेच्योर फार्मूला है उसके अंदर कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, जो फार्मूला टर्म फार्मूला है उसमें कैलोरीज कम होती हैं। इसलिए ज़्यादा होती हैं क्योंकि बच्चे को ग़िज़ाइयत की ज़्यादा ज़रूरत है, बच्चे को ग्रो करनी है और वो बहुत जल्दी हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। जैसे अगर आप इसको ऐसा समझें कि दिल की रफ्तार, जो प्री मेच्योर होता है उसकी दिल की रफ्तार ज़्यादा होती है, जो टर्म होता है उसकी दिल की रफ्तार कम होती है, और इसी की जो मेटाबॉलिज्म है जिस्म का उसके हिसाब से होता है। तो बिल्कुल दोनों में फ़र्क है, लेकिन जो माँ की ग़िज़ा होती है वो पहले से ही हज़म शुदा ग़िज़ा होती है, जो माँ का दूध होता है, तो बच्चे के पेट में जाके वो पहले से ही बहुत सारी चीज़ें करता है। एक और चीज़ जो कि मेरा ख्याल है कि हम डिस्कस नहीं कर सकते, वो कहलाता है पेट का माइक्रोबायोम। मैदे के अंदर और आंतों के अंदर जो जरासीम है, सो जो माँ का दूध है उसको मैदे के जो जरासीम है और आंतों के जो जरासीम है उनको रेगुलेट करता है। जो फॉर्मूला है वो मैदे के जरासीम आंतों के जरासीम को रेगुलेट नहीं कर पाता, इसलिए वो बच्चे जिनकी आंतें को माइक्रोबायोम चेक करते हैं, जिनको फॉर्मूला मिला हो और जिनको नॉर्मल मिल्क मिला हो, जिनको नॉर्मल मिल्क मिला होता है उनकी जो गट होती है वो बहुत हेल्दी होती है, उसके जो बैक्टीरिया होते हैं, जो फंगस होते हैं वो बहुत हेल्दी होते हैं। हेल्दी का मतलब ये कि जो ग़िज़ा को जज़्ब करने में अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन जो फॉर्मूले के वाले बच्चे हैं उनकी जो गट होती है, जिस यानी आंत होती है, उनका जो बैक्टीरिया और फंगस है वो बहुत डिफरेंट होता है, वो उतने ज़्यादा मदद नहीं करते, ठीक है। इसीलिए आप देखते हैं उन बच्चों को कॉलिक्स भी ज़्यादा होते हैं, उन बच्चों को गैस के इश्यूज भी बहुत ज़्यादा होते हैं, उन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन भी ज़्यादा होती है, उनकी ग्रोथ में भी प्रॉब्लम होती हैं, बार बार इन्फेक्शन के चांसेस भी होते हैं। सो जहाँ हर चीज़ के फ़ायदे हैं वहाँ नुकसान भी है। अच्छा सर, बच्चे के लिए हिफाजती टीके क्यों ज़रूरी है? जैसे मैंने आपको बताया कि वालदा से बच्चे को कुछ एंटीबॉडीज़ मिलती हैं जो कि उसके प्लेसेंटा के थ्रू जाती हैं, और कुछ एंटीबॉडीज़ मिलती हैं जो कि उसके ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू जाती हैं। लेकिन ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये कुछ अरसे के लिए उसकी मदद करती हैं, और उसके बाद इसके अंदर जो इम्यूनिटी है उसको डेवलप करना होता है। ये जो हिफाजती टीके हैं ये उन इम्यूनिटी यानी उन जरासीम के ख़िलाफ़ बच्चे के अंदर इम्यूनिटी पैदा करती हैं ताकि उस बीमारी से बच सके। ना सिर्फ बीमारी से बच सके बल्कि जब बीमारी उसके पास आए तो वो बीमारी को ख़त्म कर दे और बीमारी आगे ना जा सके। तीसरा, अगर बीमारी के ख़िलाफ़ मुदाफ़ियती निज़ाम ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ तो बीमारी को इस काबिल कर दे कि वो उस बीमारी जो है बच्चे को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाए, जिसको कहते हैं सीवियरिटी। तो नंबर 1 इम्यूनिटी देना, नंबर 2 ट्रांसमिशन को कंट्रोल करना, नंबर 3 शिद्दत को कंट्रोल करना। अच्छा सर, वैक्सीनेशन शेड्यूल के मुताबिक करवाई जाती है, हर टीके के दरमियान एक मखसूस वक्त होता है, इसकी क्या वजह है? होता ये कि अगर आपके एक इलाके में आग लग जाए और आपके पास एक फायर ब्रिगेड है और अपनी फायर ब्रिगेड को आप उस तरफ रवाना कर दें और आपको पता लगे कि किसी और जगह पे भी आग लग गई है,
اور پھر آپ کے پاس کچھ 2 فائر بریگیڈ بچی ہیں، آپ نے ادھر روانہ کر دی. اب اگر کہیں تیسری جگہ پہ آگ لگ جائے گی تو آپ کے کیا ہوگا، فائر بریگیڈ کہیں بھی نہیں جا سکے گی. تو پھر آپ اپنے وہ ریسورسز کو موو کریں گے تو آپ کسی جگہ پہ بھی پروٹیکشن نہیں کر سکیں گے. اسی طرح سے جب حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں تو ایک جگہ پہ جب ایک ہی وقت میں لگائے جاتے ہیں تو سارے کا سارا جسم کا جو مدافعتی نظام ہے اس پہ کام کرتا ہے اور امیونٹی پرووائڈ کرتا ہے. لیکن اگر میں اس سے پہلے لگا دوں، جیسے 4 ہفتے کا گیپ ہے، اگر میں اس سے پہلے لگا دوں گا تو پھر کیا ہوگا، میں اپنی امیونٹی صحیح سے ڈیولپ نہیں کر سکوں گا، اور وہی ہوگا کہ میں اپنے کچھ ریسورسز کو وہاں موبلائز کروں گا تو نہ مجھے اس کی امیونٹی صحیح سے مل سکے گی نہ جو نیکسٹ والے انجیکشن کی. اسی لیے جسم کی امیونٹی بنانے کو کم سے کم 4 ہفتے لگتے ہیں. اسی لیے ہر ویکسینیشن کے درمیان میں کم سے کم 4 ہفتے کا وقفہ ضروری ہے. یہ صرف ایک چیز کے لیے وہ نہیں ہے، اور وہ ہے اورل پولیو ویکسین، کیونکہ اس کا راؤٹ ڈفرینٹ ہے، وہ منہ کے ذریعے جاتی ہے، وہ پیٹ میں جاتی ہے. ہم بات کر رہے ہیں انجیکٹیبل ویکسینس کی، چاہے وہ انٹرامسکولر لگیں یا سبکیوٹینس لگیں. اچھا سر، ویکسین پہ عدم اعتماد صرف پاکستان کا نہیں، ایک عالمی مسئلہ ہے، اس پر بھی روشنی ڈالیے. جہاں پرو لوگ ہوتے ہیں ویکسین کے، وہاں اینٹی لوگ بھی ہوتے ہیں. جو اینٹی ویکسین گروپ ہے دنیا جہان کے اندر، ان کی کچھ خاص ایسوسیشنز ہوتی ہیں کسی نہ کسی چیز کے ساتھ. سو سپوز کریں کہ میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں اور روز بائک پہ جاتا ہوں، میرے سامنے جو ہے کچھ نہیں آتا اور میری گاڑی بھی پنکچر ہوتی رہتی ہے. لیکن ایک دن جب میں نکلا ہوں تو مجھے کالی بلی دکھی اور اس کے بعد میری گاڑی پنکچر ہو گئی، تو میں نے سارا دوست دیا اس کالی بلی کو. اس کا تعلق کوئی سائنٹیفک نہیں ہے اس کالی بلی کے ساتھ، اور میں اس چیز کو بھول بھی جاتا ہوں کہ پہلے میری بائک پنکچر ہوئی تھی اور مجھے کبھی کالی بلی نہیں دیتی. تو ہماری ہیومن انسٹنکٹ ہوتی ہے کہ ہم چیز کو ریلیٹ کرتے ہیں کسی نہ کسی بیڈ ایک خیال کے ساتھ، ایک ڈریم کے ساتھ، ایک ریالٹی کے ساتھ. سو ہوتا یہ ہے کہ وہ جو لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی بیڈ ایونٹ ہوا ہے. اس کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ تو ویکسین سے نہیں تھا، لیکن کوئی انڈائریکٹ ریلیشن شپ انہوں نے ڈیولپ کر لیا. اینڈ نہ صرف یہ، بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں، دنیا جہاں میں جب ہوا چلتی ہے تو کچھ لوگ ہوا کو اچھا کہتے ہیں، کچھ لوگ ہوا کو برا کہتے ہیں. تو جب ہوا چلتی ہے تو کچھ لوگ اس کے ساتھ، ہوا کے ساتھ ہو جاتے ہیں جن کی ڈیسیجن میکنگ نہیں ہوتے، جو فالوورز ہوتے ہیں. تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب ایسے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے فالوورز ہو جاتے ہیں اور بڑھ جاتے ہیں. اس کو آپ جیسے آپ دیکھیں نا، بہت سارے ولاگس ہوتے ہیں، بلاگس ہوتے ہیں، ان کا اپنا ایک وائس ہوتی ہے. تو وہ ایک پرسنل اوپینین ہوتا ہے، لیکن ان سب چیزوں کا رسپانس کرنے کے لیے سائنس موجود ہے. سائنس نے ہر جگہ پہ جا کے اسیس کیا ان کے کلیمز کو، اور ان کے کلیمز کو اسیس کرنے کے بعد یہ بتایا کہ یار ایسی کوئی چیز نہیں ہے. کسی بھی ویکسینس کے کوئی ایسے سائڈ افیکٹس نہیں ہیں جس کی بیسس کے اوپر اس ویکسین کو ریجیکٹ کیا جا سکے. ہاں، کچھ چیزوں کے جو سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں تو ویکسین خود سے ہی کمیونٹی سے نکالی جا سکتی ہے. جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں، بہت سمپل سے ایگزام، جو بالکل ریسنٹ ایگزامپل ہے، وہ ایسٹرازینیکا کووڈ کی ویکسین کی ہے کہ دی آئیڈینٹیفائڈ کہ اس پہ کچھ زیادہ رسک فیکٹرس ہیں، تو انہوں نے ساری کی ساری چیز کو مارکیٹ سے نکال لیا. لیکن ابھی اس کا ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں ہوا. فرسٹ یہ ہوتا ہے کہ ویکسین کو اس جگہ سے ہٹایا جائے. نمبر سیکنڈ ہوتا ہے کہ اس کو پھر ریڈ کیا جائے، انالائز کیا جائے کہ کیا واقعی کوئی ریلیشن شپ بنتا ہے. اور تھرڈ، اس کلیم کو پروف کرنا ہوتا ہے یا ان پروف کرنا ہوتا ہے. سو اب تک جتنے بھی کلیمز ہوئے ہیں وہ پروون نہیں ہو سکے. اچھا سر، دنیا بھر میں ایک تصور عام ہے کہ ویکسین آٹزم کا باعث بن سکتی ہے. یہ بہت سارے ایسے بچے بھی ہیں جن کے والدین نے ان کو ویکسین نہیں کرائے اور ان کو آٹزم ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ آپ نے ویکسین نہیں کرائی پھر بھی آٹزم ہو گیا تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کا جواب کوئی نہیں ہے ان کے پاس. ویکسین کا کوئی آٹزم سے تعلق نہیں ہے. آٹزم کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں، ملٹیپل ریلیشن شپس ہیں، اور اس کا تعلق ان سے جوڑا جا سکتا ہے. لیکن سائنٹیفکلی ابھی کسی بھی ویکسین کا لانگ ٹرم، جب میں سائنٹیفک بتا رہا ہوں کوہورٹ اسٹڈیز کا، جس میں بچوں کو لانگ عرصے کے لیے، لمبے عرصے کے لیے فالو کیا جاتا ہے، ابھی تک کوئی ریلیشن شپ ظاہر نہیں ہو سکا. اچھا سر، کیا واقعی ویکسینس مکر کی سازش کا حصہ ہے یا ہمارے یہاں ایک بہت عام کنسیپٹ ہے؟ تو کوئی بھی سازش جب ہوتی ہے نا تو اس کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے نا. آپ نے سنا ہوگا نا کوئی میر جعفر اور میر صادق نے سازش کری، اس کے پیچھے ایک اور ٹیپو سلطان کو ہروانا تھا. تو سازش کے پیچھے ایک گیم ہوتا ہے پاور کا، ہے نا. اس کے علاوہ اور کوئی گیم نہیں ہوتا. کوئی بھی نام سوچتے ہیں کہ بھائی ایک سازش ہوئی ہے، اس کے پیچھے پاور، ادھر اٹس اے لینڈ پاور، اٹس اے ملٹری پاور، اٹس اے پولیٹیکل پاور، کوئی نہ کوئی پیچھے ایک پاور ہوتی ہے. تو مجھے نہیں اندازہ ہوا کہ مغرب کون سی ایسی پاور گیم کھیلنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ جس میں وہ ہمیں تو وہی ویکسین جو اپنے پاس لگا رہا ہے
वो हमें भी वही प्रोवाइड कर रहा है और हम भी वही वैक्सीन लगा रहे हैं, तो मुझे इसमें कोई साजिश लगी नहीं। वो वैक्सीन जो पाकिस्तान में पेंटावेलेंट लगती है, अमेरिका में, यूरोप में, मुत्तहिदा अरब अमारात में, सऊदी अरब में वही वैक्सीन लगती है। वही वैक्सीन जो पोलियो की है वो अमेरिका में, दुबई में और बाकी जगहों पे, चाहे मुस्लिम ममालिक हों गैर मुस्लिम ममालिक हों, वही वैक्सीन है। वही जो BCG की वैक्सीन टीबी से बचाने वाली है वही है, कोविड में भी वही वैक्सीन थी, खसरे के अंदर भी वही वैक्सीन है। तो जब वो भी वही वैक्सीन इस्तेमाल कर रहे हैं और हम भी यही वैक्सीन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे इसमें साजिश नहीं दिख रही। हाँ, मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा उन लोगों से कि भाई इसमें क्या ऐसा पावर गेम है। साजिश तो वो हो गई ना कि भाई हम अपने लिए ये इस्तेमाल नहीं कर रहे और आपके लिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये होता है साजिश। हाँ, कि वी हैव अ डिफरेंट प्लान फॉर यू और हमारा अपने लिए प्लान अलग है। सो मेरा ख्याल है कि इट्स अ वर्ड ऑफ माउथ, नॉट बियॉन्ड इट। अच्छा सर, बात में बच्चों की वैक्सीनेशन से इनकार क्यों करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। सबसे पहला रीज़न ये होता है कि वालिद ने इजाज़त नहीं दी, दूसरा रीज़न ये होता है कि हमें किसी ने बताया है, तीसरा रीज़न ये होता है कि बच्चे को बुखार हो जाता है, चौथा रीज़न ये होता है कि हमने किसी से सुना था कि ऐसा कुछ हो गया। ये 4 बड़े रीज़न्स हैं। बाकी जो रीज़न्स हैं ना जो आपको मिल रहे होते हैं, माफ़ कीजिएगा, जिसको कहते हैं रिलीजियस रीज़न या पॉलिटिकल रीज़न, मुझे लगता है वो ऐसे रीज़न्स नहीं हैं। पाकिस्तान में किसी भी बीमारी के कोई भी रिलीजियस रीज़न नहीं है। हर किस्म की जो है वैक्सीन का आप जाएं, कोई भी किसी भी फ़िक़े का जो मौलवी है या किसी फ़िक़े की जो रिलीजियस मदरसा है, वो कभी मना नहीं करेगा। हमारे पास आप देखें पोलियो की इतनी मोटी फतवा की किताब है हर फ़िक़े की, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो शिया सेक्ट हो, चाहे जो भी सेक्ट हो, उसकी इतनी बड़ी किताब है जिसमें लिखा है कि जी हम मना नहीं करते, हमारे मौलवी मना नहीं करते, हम इस चीज़ को पाकिस्तान के लिए, अपने बच्चों के लिए, मुल्क के लिए बेहतर समझते हैं। कोई भी वैक्सीन आप उठा लें, कोई भी रिलीजियसली मना नहीं करता। हाँ, जो लोग मना कर रहे हैं उनकी 4-5 रीज़न्स हैं। उसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। हम काम कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं हर लेवल पे, मीडिया के लेवल के ऊपर, सोशल मीडिया के लेवल के ऊपर, एजुकेशन फोरम्स के ऊपर, पर्सन टू पर्सन मीट के ऊपर, कम्युनिटी से मीट करने के ऊपर, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं। हाँ, किसी को डंडे के जोर पे तो कोई चीज़ नहीं कराती। हाँ, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि बेस्ट हैं और वो करने की ज़रूरत है। अच्छा सर, हिफाजती टीकों से हर साल लाखों बच्चों की जानें बचाई जाती हैं और इम्यूनाइजेशन को दुनिया भर में कामयाब और अमली करार दिया गया है। इसके बावजूद आज भी तकरीबन 2 करोड़ बच्चे वैक्सीनेशन से महरूम हैं, तो इनके लिए कोई हिकमत अमली क्या की जाए? मैं पाकिस्तान का आपको बता सकता हूँ कि हमारा जो सबसे इम्यूनाइजेशन कवरेज है वो बुरा है, ठीक है। अगर आप देखें कि हमारा 4 प्रोविंसेस हैं, पंजाब से बलूचिस्तान और KP के, इन चारों के अंदर जो वैक्सीनेशन का हमारा रूटीन इम्यूनाइजेशन कवरेज है वो डिफरेंट है। सबसे अच्छा पंजाब का है, उसके बाद जो है KP का है, उसके बाद सिंध का है और सबसे आखिर में बलूचिस्तान का है। तो सबसे पहले हमें जो हमारी पॉलिटिकल लीड है उनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि यार ये बहुत इम्पोर्टेंट एजेंडा है और हमें हर सूरत इस पे काम करने की ज़रूरत है। कुछ तजावीज़ हैं। नंबर 1 तजवीज़ ये है कि स्कूल के अंदर जो सर्टिफिकेट है उसको मैंडेटरी बनाया जाए। नंबर 2, नादरा के साथ लिंक किया जाए हर बच्चे की वैक्सीनेशन को, ठीक है। नंबर 3, वो बच्चे को जो कि वैक्सीनेशन नहीं मुल्क से बाहर ना जाने दिया जाए, तो उसकी फैमिली के लिए मैंडेटरी हो जाएगा अपने बच्चे को। नंबर 4, वालिदैन को जो है समझाया जाए, आइडेंटिफाई करके समझाया जाए कि आपके बच्चे की इम्यूनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है 4 फैमिली के, कम्युनिटी के लेवल के ऊपर, राइट। कुछ और तजावीज़ भी हैं। नंबर 1, यूज़ करें ये जो हमारे मोबाइल सर्विसेज है इसको बच्चे की मैसेजेस के लिए। नंबर 2, आपने देखा होगा कि हर थोड़ी देर के बाद आपके पास किसी न किसी ब्रांड का, किसी न किसी उसका नंबर से मैसेज आ रहा होता है कि हमारी ये सेल लग रही है, हमारी ये सेल लग रही है। तो दैट्स कॉल्ड रिमाइंडर मैसेजेस। सो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिमाइंडर मैसेज करने चाहिए हर पाकिस्तानी के लिए, जो हिफाजती सेहत की जो ऐप बनानी चाहिए और वो उसके मोबाइल में मैंडेटरी होनी चाहिए। जैसे मोबाइल में आप देखते हैं ना कि भाई गूगल मैंडेटरी है ना, जैसे आप देखते हैं प्ले स्टेशन मैंडेटरी है, इसी तरीके से हर पाकिस्तान के PTA के मोबाइल के अंदर वो वैक्सीन की जो वो है ना वो मैंडेटरी होनी चाहिए, जो कि उसके मोबाइल के नंबर से लिंक्ड होनी चाहिए। और ये बहुत आसान है, देयर इज नो वे कि मुश्किल है।
आई कैन गारंटी यू सबसे आसान काम है, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को थोड़ा सा इसके साथ लिंक करने की ज़रूरत है। अच्छा सर, कौन से ऐसे अमराज हैं जिनका वैक्सीनेशन के जरिए खात्मा या शरह में बहुत हद तक कमी मुमकिन है? सो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है EPI, उसमें 12 बीमारियों के खिलाफ वैक्सीनेशन मौजूद है। स्टार्ट करें अगर पैदाइश से तो आपके पास ट्यूबरकुलोसिस है, ओरल पोलियो है, TB है, खन्नाक है, काली खांसी है, तशन्नुज है, काला यरकान है, खसरा है, रूबेला है, इसके अलावा रोटा वायरस है, इन सब और टाइफॉइड है। तो ये 12 बीमारियाँ होंगी जिनके खिलाफ आपकी मुताबिक मौजूद है। तो इनको तो बहुत अच्छे तरीके से काबू बहुत आराम से पाए जाते हैं क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन है, और अगर हम इस पर थोड़ा सा काम करें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पर काम करे तो ये हो सकती हैं। इसके अलावा और भी हैं जो कि अभी पाइपलाइंस के अंदर है, जैसे हेपेटाइटिस A की वैक्सीन है, ये पाइपलाइन के अंदर है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आगे जाके, क्योंकि हम किसी भी सूरत पाकिस्तानियों को पीने का साफ पानी मुहैया नहीं कर सकते चाहे कुछ कर लें, हाँ, तो मेरे ख्याल है कि ये बहुत मैंडेटरी है। दूसरा जो टाइफाइड की वैक्सीन अभी इंट्रोड्यूस की है उसको एडोलेसेंट में लाने की ज़रूरत है। तीसरा जो हमारी हेपेटाइटिस E की वैक्सीन हैं, अभी हमने ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से सर्वाइकल कैंसर से हमारे बचाती है, उसकी वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया है। 12 साल की 12 साल के लड़कियों में बिल्कुल, तो वो सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए वैक्सीन है। सो ये सर्वाइकल कैंसर से बचाने की वैक्सीन ना सिर्फ बच्चियों को लगाने की ज़रूरत है बल्कि बच्चों को भी लगाने की ज़रूरत है, लड़कों को भी लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है वो उनको भी कैंसर कर सकता है। इसके अलावा तशन्नुज की जो वैक्सीन है, टेटनस की जो वैक्सीन है, सारी माओं को लगाई जाती है, उसके जो लेवल अगर आप देखें तो वो भी बहुत कम है। सो वो न्यूनेटल टेटनस से बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन है, तो वो भी हमें ज़्यादा से गवर्नमेंट को प्रमोट करने की तो ज़रूरत ये है। जो आप एडिशनल जिन वैक्सीन का बता रहे हैं, इनकी मतलब वैसे तो नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन अगर कोई लगाना चाहे तो क्या किसी हॉस्पिटल में है सहूलत इसकी? सो जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, जिसको हम ट्रैप कहते हैं, उसने बहुत सारी वैक्सीन की नॉन न्यूक्लियर वैक्सीन की अप्रूवल दी हुई है, जैसे मेनिनोकोकल वैक्सीन है, जिसमें हेपेटाइटिस A की वैक्सीन है, जिसमें मैंने ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन है। इसके अलावा एडल्ट्स में बहुत सारी वैक्सीन लगती हैं, जैसे निमोकोकल की वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन हैं, टाइफॉइड की वैक्सीन। तो ड्रैप हमारी मदद कर रहा है, पाकिस्तान मदद कर रही है कि वो वैक्सीन भी आ सकें जो कि नॉन यूपीआई वैक्सीन है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इसमें मदद कर रही है। कुछ प्राइवेट सेंटर्स में वैक्सीन हैं, लेकिन ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के EPI सेंटर्स में ये वैक्सीन नहीं होगी, तो लोगों को अगर ये लगानी है तो फिर लगाने के लिए उन सेंटर्स के पास जाना पड़ेगा जहाँ पे ये वैक्सीन अवेलेबल हैं, और वो यूजली प्राइवेट सेक्टर, बड़े टर्शियरी केयर फैसिलिटीज़ आगा खान में मौजूद हैं ये? आखान में मौजूद इसके अलावा आखान में मौजूद हैं, कुछ बड़े मेडिकल स्टोर्स में मौजूद हैं, आखान के जो दूसरे हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि और भी बहुत सारे सेंटर्स होंगे पाकिस्तान में जहाँ मौजूद होगी वैक्सीन। अच्छा सर, खसरे के मर्ज में कमी और दवा हमेशा देखने में आता रहता है, कभी बहुत कमी हो जाती है, कभी एकदम वबाई सूरत अख्तियार कर लेते हैं, और फिर खसरा वबाई सूरत दरमियान में अख्तियार कर रहा था और अभी केस रिपोर्ट हो रहे हैं, इस हवाले से भी कुछ बताएं हमें। सो खसरे के 2 टीके लगते हैं, एक 9 महीने में लगता है और दूसरा 15 महीने में लगता है। पाकिस्तान के अंदर हर दूसरे साल इसकी एपिडेमिक फैलती है। ये कहते हैं इंडेमिक का मतलब होता है हर साल में, पूरे साल में मरीज आते हैं। एपिडेमिक का मतलब होता है कि साल में मरीज के साथ साथ एक पीक है, बहुत सारे मरीज होंगे। सो अगर हमारा रूटीन इम्यूनाइजेशन कवरेज अच्छा नहीं होगा तो होगा ये कि हमारे बहुत सारे बच्चे जो है अनवैक्सीनेटेड होंगे, और जो अनवैक्सीनेटेड होंगे वो नाइव होंगे, यानी कि वो ससेप्टेबल होंगे कि उनको खसरा का वायरस आए और उनको लग जाए। बचाने का तरीका 3 ही है। पहला बचाने का तरीका ये है कि रूटीन इम्यूनाइजेशन पे काम किया जाए। पूरे पाकिस्तान में 100 में से 95 बच्चों को लाजमी खसरे की वैक्सीन लगे, और वो भी 2 टीके, 9 महीने वाला, 15 महीने वाला। दूसरा है कि जो बच्चे अभी कम्युनिटी में नाइव हैं, ससेप्टेबल हैं, उसके लिए सप्लीमेंट्री इम्यूनाइजेशन एक्टिविटी, जिसको SIA कहते हैं, जैसे अभी टाइफॉइड की चल रही है, कैंपेन चल रही है, वो कहलाती है SIA, सप्लीमेंट्री इम्यूनाइजेशन एक्टिविटी। ऐसे ही 2 कैंपेन चलाई जाएँ, लेकिन वो चलाई जाएँ 1-1 महीने के गैप से, ताकि वो बच्चे जो पहले वाले में बच गए दूसरे वाले में लास्ट में उनको लग जाए। तीसरा यह है कि 15 साल की उम्र में लास्ट में MR की वैक्सीन लगाई जाए। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे फिर भी बच्चे बच जाएंगे जिनकी इम्यूनिटी वेन हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उनकी इम्यूनिटी को दोबारा से बढ़ाने के लिए, ताकि छोटे बच्चों में, 9 महीने से पहले बच्चों में खसरे से बचाने के लिए उनकी वालदा के अंदर इम्यूनिटी ज़रूरी है। तो अगर वालदा की इम्यूनिटी नहीं होगी तो वो बच्चा जो है उसको लास्ट में खसरा निकल आएगा। और अगर आप देखें हर एपिडेमिक में 9 महीने से कम उम्र बच्चों को भी खसरा निकल आता है, और उसकी वजह ये है कि उनकी जो वालदा है उनके अंदर इम्यूनिटी नहीं थी। तो क्या खसरा जानलेवा मर्ज है? खसरा काफ़ी ज़्यादा जानलेवा भी है। इससे अगर आप ये देखें कि
वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर ब्लाइंडनेस अगर है तो वो खसरा है, क्योंकि खसरा आंखों पर असर करता है, कंजक्टिवाइटिस करता है, और विटामिन ए की जो डिफिशिएंसी के साथ साथ अगर कोई इन्फेक्शन है जो कर सकता है ब्लाइंडनेस, तो वो खसरा है और जानलेवा, बिल्कुल 100% जानलेवा है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर हम उसको सही तरीके से इलाज नहीं कर सके तो वो बच्चे की ज़िंदगी से आ सकता है। उसकी वजह भी यही क्योंकि हमारे पास कोई एंटीवायरस नहीं है, खसरे को कोई जरा से कोई वैक्सीन के अलावा और कोई चीज़ नहीं जो कि ख़त्म कर सकती है। दवा उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको कम कर सकती हैं, लेकिन खसरे के वायरस को मारने के लिए हमारे पास कोई दवाई नहीं है, बनी नहीं है। टाइफाइड के मतलब भी बताएं क्योंकि आजकल टाइफाइड के भी केस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। टाइफाइड से बचाने का एक तरीका है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हर पाकिस्तानी को पीने का साफ पानी मुहैया करेंगे। नंबर 2, ये जो हमारे हर गली के कोने पे जो पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट खुले हुए हैं इनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है टाइफाइड को फैलाने की। जो हैदराबाद में टाइफाइड की आउटब्रेक हुई थी उसकी बड़ी वजह पानी के पीने के पानी में सीवेज के पानी की मिलावट थी। ठीक है, सो बहुत क्लियरिटी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि भाई ये काम करें। वैक्सीन लगाना एक हल है, लेकिन बचाव करने के लिए पीने का साफ पानी मुहैया करना ज़रूरी है, पानी को क्लोरिनेट करना बहुत ज़रूरी है। टाइफाइड की वैक्सीन EPI की तरफ से 9 महीने की उम्र में रहती है टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन। अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से या इंटरनेशनली एक ही वैक्सीन की इजाज़त है, दूसरी वैक्सीन की अभी तक कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। लेकिन अभी जो SIA हुई है उसकी वजह यही थी कि हमारे पूरे पाकिस्तान में जो हमारी कॉमन बीमारी है टाइफाइड, जिसको हम आमतौर से एक आराम से दवाई से मार सकते हैं, अब जिसको हम कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड, उसकी जगह पे अब XDR टाइफाइड आ चुका है, यानी जो आम दवाइयों से नहीं मरता, उसके लिए ख़ास इंजेक्शन और वाक़ई लगाने पड़ते हैं और वो ज़िंदगी के लिए खतरनाक भी ज़्यादा है। इसीलिए वैक्सीन दोनों को ख़त्म कर सकती है, MDR टाइफाइड को भी ख़त्म कर सकती है और XDR टाइफाइड को भी ख़त्म कर सकती है। इसलिए इन्होंने जो वैक्सीन की कैंपेन चलाई है पूरे पाकिस्तान के अंदर भी बहुत अच्छी कैंपेन है, और आई एम श्योर कि इससे जो बच्चों का इम्यूनिटी का लेवल है वो मेनटेन होगा। बट अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि ये हल नहीं, हल कंट्रोल करना है। दूसरा कंट्रोल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो सिंध फूड अथॉरिटीज़ बनी है उनका है, पंजाब फूड अथॉरिटी है, सिंध फूड, हर सूबे के अंदर फूड अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं जो कंट्रोल करती हैं। अब ये फूड अथॉरिटीज़ कैसे काम करेंगी, ये जाके आइडेंटिफाई करें कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे जो शेफ़ है उसको हेपेटाइटिस A की और टाइफाइड की वैक्सीन लगी हुई कि नहीं लगी हुई, क्या हमारे पास ऐसी कोई है। आपको पता है कि दुनिया में सबसे पहले जो टाइफाइड फैला था वो किसने फैलाया था, वो एक शेफ़ थी, वो आर्मी के लिए खाना बनाती थी और वो कैरियर थी, और उसी ने ही सबसे पहले, और उस खातून को फिर उन्होंने शेफ़ को पकड़ के क्वारंटीन कर दिया, बंद कर दिया था, 10 साल तक वो कैद रही। यही हल था उस ज़माने के अंदर। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देखना चाहिए कि क्या हमारे पास इस किस्म के रेगुलेशंस हैं जिसमें जो शेफ़ है क्या वो वैक्सीनेटेड है, खुद तो नहीं फैला रहा वो शेफ़, दूसरा जो खानों रेस्टोरेंट्स में पानी मिल रहा है और जो खाना बन रहा है वो हाइजीन के मुताबिक है। अभी तो आप देखें हर गली कोने के अंदर फूड स्टोर्स खुले हैं। सो थोड़ा सा हम भटक गए, लेकिन ये इम्पोर्टेंट मैटर है क्योंकि जब तक इस चीज़ को कंट्रोल नहीं किया जाएगा वैक्सीन लगाना है हल नहीं। अच्छा सर, अमूमन हिफाजती चीज़ों के ज़मनी असरात मामूली नौयत के होते हैं, क्या किसी केस में असरात शदीद भी हो सकते हैं और ये शदीद किस तरह की हो सकती है? सो मेरे ख्याल है कि 2 चीज़ें हम सबको समझने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी चीज़ जो है ना वो फ़ायदे और नुकसान से आरी नहीं होती, हर चीज़ में फ़ायदा और नुकसान शामिल होता है। जब हमारे फ़ायदे हमारे नुकसान से ज़्यादा हो तो हम वो चूज़ करते हैं, जब हमारे नुकसान हमारे फ़ायदों से ज़्यादा हो तो हम वो चूज़ नहीं करते। सो वैक्सीन के साथ भी ऐसे है कि वैक्सीन के फ़ायदे उसके नुकसान से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जिस वैक्सीन के जो नुकसान हैं जो भी होते हैं उसको हम कहते हैं AEFI, एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, यानी कि वैक्सीन लगने के बाद कोई भी साइड इफेक्ट होता है, करना क्या चाहिए। अगर किसी को लगता है कि उसने बच्चे को वैक्सीन लगाई थी उसको कोई एडवर्स इवेंट हुआ है तो सबसे पहले उसको जाकर रिपोर्ट करें, या सेंटर में जाके वैक्सीन लगाई तो वहाँ जाकर बताया जी मैंने बच्चे को वैक्सीन लगाई थी, मेरे बच्चे को लाली आ रही है, सूजन हो रही है, दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है। सबसे पहले रिपोर्ट करना ज़रूरी है क्योंकि हर वैक्सीन सेंटर के पास ये ऑनलाइन रिपोर्टिंग सिस्टम मौजूद है, नंबर 1, ताकि रिलेशनशिप डेवलप किया जा सके, हाँ भी ये वैक्सीन से हुआ है कि बगैर वैक्सीन से हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, करीब तरीन सेंटर्स में जाएँ,
जो वैक्सीन जो जहाँ पे आप जाके इलाज करवा सकें, और वो आपके जो इलाज है ना सिर्फ वो इलाज में मदद करेंगे बल्कि आपके जो एडवर्स इवेंट्स है उसको अगर उसकी वजह से हुआ है तो उसको भी हेल्प करेंगे। लास्टली बट नॉट लीस्ट, किसी को अगर कोई बहुत सीरियस एडवर्स इवेंट होता है, जैसे हमें पता है कि जो पर्टेसिस की वैक्सीन है, काली खांसी की जो वैक्सीन है, उससे कुछ बच्चों को जिनको बहुत तेज़ बुखार होता हो और बुखार में झटके लगते हों तो उनके अंदर पॉसिबिलिटी है कि कोई दोबारा से झटके लग जाए। लेकिन ये भी कोई 1 लाख में से एक इवेंट है, यानी 1 लाख बच्चों को ऐसे बच्चे हों तो उनमें से एक में ऐसा हो सकता है। लेकिन क्योंकि एक बच्चा भी इम्पोर्टेंट है इसलिए इस एडवर्स इवेंट को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है और उसका पता लगा के उसको करना ज़रूरी है। लेकिन जो कम्युनिटी है उसको ये समझने की ज़रूरत है अगर कोई ऐसा कोई इवेंट होता है जिसमें उस कम्युनिटी के किसी पर्सन को ये लगता है कि ये वैक्सीन को ऐसे हुआ है, इसको रिपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि उसको अप्रोप्रिएट गाइडेंस दी जा सके। अच्छा सर, क्या कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम किस हद तक मौसर है और क्या हम अपने अहदाफ हासिल कर रहे हैं? अब तक पिछले 50 साल के अंदर आपको पता है पूरी दुनिया में कितने बच्चे वैक्सीनेशन से बचा सके? 153 मिलियन, 153 मिलियन बच्चे इस वैक्सीनेशन से बचे हैं। ये इस साल का सबसे इम्पोर्टेंट जो डेटा है वो बताता है कि जब से पिछले 50 साल के अंदर जब से वैक्सीन बनी हैं और 50 साल का मतलब ये है कि जब से EPI एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन आया, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन आया था 1974 के अंदर, पाकिस्तान में हमने अप्लाई किया 1978 के अंदर, तो इसको 50 साल हो गए। इस 50 सालों के अंदर जब पता लगा है कितने बच्चे बचाए तो 153 मिलियन बच्चों की जिंदगियां बचाई। इससे ज़्यादा अच्छी कोई और तरीकाकार नहीं है जिंदगियां बचाने का। अच्छा सर, पोलियो वैक्सीन कहाँ बनती है और पोलियो के कतरे बार बार क्यों पिलाए जाते हैं? पाकिस्तान में जो पोलियो वैक्सीन है और दुनिया जहां में जो पोलियो वैक्सीन है, ओरल पोलियो वैक्सीन, वो बनती है इंडोनेशिया के अंदर। इंडोनेशिया हमारा जो है इस्लामी मुल्क है, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान में और दुनिया में जहाँ भी ओरल पोलियो वैक्सीन सप्लाई हो रही है वो वही ओरल पोलियो वैक्सीन है। उसके जितने भी अज्जा हैं वो हमें पता है, वो पोलियो वायरस 1 है, पोलियो वायरस 3 है जिससे वो वैक्सीन बन रही है और वो वैक्सीन दुनिया जहान में ने पोलियो को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल हुई थी और हमारे मुल्क में भी वही वैक्सीन पोलियो को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। सर, ये कतरे बार बार क्यों पिलाया जाता है? इसके 2-4 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न ये है कि पाकिस्तान और सिंध के अंदर हर जगह के ऊपर पाकिस्तान में जो सीवेज है, उससे हर महीने टेस्ट किया जाता है कि इस सीवेज के अंदर, इस नाले के अंदर कोई पोलियो का वायरस मौजूद है कि नहीं। जब हम पोलियो के वायरस की बात करें तो हम बात कर रहे हैं वाइल्ड पोलियो वायरस 1, जो हम वैक्सीन पिलाते हैं वो पोलियो वायरस 1 और 2 के 3 के अगेंस्ट होती है। उसका वायरस चेक किया जाता है और उसका जब वायरस चेक किया जाता है तो फिर पता लगता है कि वायरस मौजूद है कि वायरस मौजूद नहीं। ये हर महीने किया जाता है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जो लास्ट जो हमने वायरस की चेकिंग की है, जिसको हम सीवेज का वायरस कहते हैं, इसको कहते हैं इन्वायरमेंटल सर्वे के कहलाता है। इन्वायरमेंटल सैम्पलिंग जो हमने की है उसमें कराची में भी जहाँ बैठे हैं गुलशन इकबाल मौजूद है वायरस, कोरंगी, मंगोपीर, मलीर, कुछ बल्दिया के इलाकों में अभी तक वायरस मौजूद है। तो जब इन इलाकों में वायरस मौजूद है, इधर के बच्चे नाइव हुए ना, यानी कोई ना कोई तो है जो कि इस सीवेज के अंदर ये वायरस डाल रहा है। कोई वैक्सीन का वायरस तो नहीं हो सकता, लेकिन कोई वाइल्ड वैक्सीन में वाइल्ड नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब है कोई वाइल्ड पोलियो वायरस एक्सक्रीट कर रहा है। इसका मतलब है कोई ऐसे बच्चे हैं जिनकी इम्यूनिटी नहीं है, कोई ऐसे लोग हैं जिनके अंदर जो है पोलियो वायरस मौजूद है। इसीलिए मैं ऐसे बच्चे को या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऐसे बच्चे को आइडेंटिफाई तो नहीं कर सकती, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि ये जो नाला है ये इसके कितने जगहों पे जाके इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इसको कितने इलाके से ये सीवेज जो है इस नाले में आता है। तो उस पूरे यूनियन काउंसिल की उस पूरे इलाके के अंदर फॉरन से जाके कैंपेन चलाई जाती है। तो जब आप देख रहे हैं कि आपके इलाके में बार बार कैंपेन हो रही है किसी खास इलाके में, तो बहुत क्लैरिटी के साथ पता है हमें कि इस जगह पे वायरस मौजूद है और वायरस नुकसान पहुँचा सकता है उन बच्चों को जिनके अंदर इम्यूनिटी नहीं है, उन बड़ों को जो कैंसर से मुब्तला है, उन बड़ों को उन बुजुर्गों को जिनके अंदर ऐसी दवाइयाँ चल रही जो कि उनके मुताबिक निज़ाम को कमज़ोर करते हैं। तो अगर एक बच्चे के अंदर वायरस मौजूद है और वो बच्चा वायरस एक्सक्रीट करता है और उसके दादा को कैंसर है, तो उसके दादा को पोलियो हो जाएगा और वो मर जाएगा इस एज में भी, और वो मर जाएगा क्योंकि पैरालाइज करता है।
اور کبھی کبھی سانس کی پیرالسس بھی کرتے ہیں. اسی لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچے بھی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں اور بڑے بھی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں. تو ہم اگر اپنے بچوں کو ویکسین نہیں کرائیں گے تو ہمارے جو بڑے ہیں, اللہ نہیں کرے اگر وہ کینسر ہے یا ویسی بیماری ہے جس سے دوائیاں چل رہی ہیں تو وہ کینسر جائے گا. ہم اپنے ہسپتال میں ان بچوں کو اورل پولیو ویکسین نہیں پلاتے جن کے بچوں, جن کے بھائی بہنوں کو کینسر ہو, جن کے والدین کو کینسر ہو, جن کے دادا دادی کو کینسر ہو, تو پوچھتے ہیں کیونکہ وہ نقصان بھی ہو سکتا ہے. اور پورے پاکستان میں ہی ایسا ہے, طریقہ کار ڈیولپ ہو. تو اگر اپنے بچوں کو ویکسین نہیں کرائیں گے تو پھر نقصان, ذمہ داری کس کی ہے؟ ہماری اپنے اوپر ہے. ہمارے پاس ویکسین موجود ہے, ہم آپ کے گھر بھی آ رہے ہیں, ہم آپ کا دروازہ بھی بچا رہے ہیں, اتنی گرمی میں بھی آ رہے ہیں, اور اس پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں پہ ویکسینیٹر کو مارا جاتا ہے. ہم اپنے بہن بھائیوں کو ایک اچھے کام کرنے پہ مار بھی رہے ہیں. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. تو ہمیں تھوڑا سا ایز اے ٹیم, ایز اے سوشل کام کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو ویکسینیٹر ہے وہ بیچارہ اتنی گرمی میں دھوپ میں ویکسین کر رہا ہے, اس کو کوئی ایکسٹرا پیسے نہیں مل رہے. اگر آپ اس کے پیسے سنیں گے تو آپ کہیں گے یار ایک مزدور سے زیادہ پیسے کماتا ہے, اور وہ پڑھا لکھا ویکسینیٹر ہے جس نے 12 جماعتیں پڑھ رکھی ہیں, ویکسینیشن کا کورس کیا ہوا ہے, جو کہ اسکول کے اساتذہ ہیں. اور آپ ایسے لوگ ہو جو کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو کہ آپ کی مدد, آپ کے معاشرے کی مدد, آپ کے بچوں کی مدد کر رہے ہیں. آپ ان کو نہ صرف ٹارچر کر رہے ہیں بلکہ آپ ان کی زندگی سے کھیل رہے ہیں. ایک تو آپ اپنے ساتھ نقصان کر رہے ہیں لیکن آپ دوسروں کے ساتھ بھی نقصان کر رہے ہیں. سو جو لوگ نہیں کھلا رہے ان کے لیے میسیج ہے کہ آپ نہ صرف اپنے لیے نقصان کر رہے ہیں بلکہ آپ ملک کا نقصان کر رہے ہیں. اور اگر انٹرنیشنل میڈیا نے آپ پہ پابندی لگا دی, انٹرنیشنل ٹریول ایجنسی نے آپ پہ پابندی لگا دی کہ پاکستان سے کوئی ٹریول نہیں کرے گا کیونکہ یہاں پولیو وائرس ہے, پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر نہ تو ہمارے جو اچھے لوگ ہیں جو پاکستان سے باہر گئے ہوئے ہیں, جو پاکستان کے اندر پیسہ بھجوا رہے ہیں, وہ پیسہ آئے گا, نہ وہ اپنے بچوں سے مل سکتے ہیں, نہ ان کے بچے ان سے مل سکتے ہیں. پھر کیا ہوئے گا؟ یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے. اچھا سر, کیا وجہ ہے کہ پاکستان کو جو فری زون میں شامل ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بار 2 سال تک کیس زیادہ رپورٹ نہیں ہوئے لیکن تیسرے سال سے زیادہ رپورٹ آ گئے, اور یہ چین پوری چلتی آ رہی ہے. آپ شروع سے اس کی تاریخ دیکھیں تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سو اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے بچے زیرو ڈوز ہیں. ایسے بچے موجود ہیں علاقوں کے اندر, کمیونٹی کے اندر, شہروں کے اندر, صوبوں کے اندر, ملک کے اندر, جو زیرو ڈوزز ہیں. زیرو ڈوز کا مطلب ہے جنہوں نے ویکسین نہیں کی. پچھلے جو کیسز آتے ہیں ان میں 90% وہ بچے ہیں جو زیرو ڈوز ہیں. تو یہ لوگ یہ کلیم کہ ہم بچوں کو پلاتے ہیں ویکسین اور بچوں کی جو ہے بار بار قطرے پلاتے ہیں پھر بھی پولیو ہو جاتا ہے, ایسا نہیں ہے. جن بچوں نے پولیو قطرے پیے ہوئے ہوتے ہیں ان کی امیونٹی بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے. ہمیں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ پتہ ہے کہ پاکستان میں اس سال جو 2 بچے آئے ہیں زیرو ڈوز بچے تھے. بلوچستان سے جو بچے جن کو پولیو ہوا ہے وہ دونوں زیرو ڈوز بچے تھے. ان کے والدین نے ان کو ویکسین نہیں پلائی تھی, اس لیے وہ پولیو کا شکار ہو گئے. تو اگر ہمیں آنکھیں نہیں بند کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. سو اس لیے پاکستان پیچھے ہے لوگوں کی وجہ سے. پاکستان کی گورنمنٹ ہر طریقے سے کام کر رہی ہے, سارا میڈیا کام کر رہا ہے. جب بھی کیمپین ہوتی ہے کوئی بھی ایسا الیکٹرانک سوشل میڈیا نہیں ہے جو کہ لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ بھائی آپ پلیز پولیو کا طرف لائیں. پورے شہر میں آپ پمفلیٹ دیکھیں گے, ہر مارننگ ٹاک کے اندر اس پہ بات ہو رہی ہوگی. ہر جو ٹیم ہے ڈاکٹرس کی, نرسنگ کی, پیرامیڈیکل کی, وہ اس پہ بات کر رہی ہوگی کہ پلیز لائیں. اب یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جب آپ کے دروازے پہ آئے پولیو ویکسینیٹر تو اپنے بچوں کو پولیو ویکسین کریں, ڈسپائٹ آپ نے کل پی ہو, ڈسپائٹ آپ نے پرسوں پی ہو, ڈسپائٹ آپ نے بار بار کی ہو. جب آپ کے دروازے پہ آئیں اور کہیں جی ہمیں آپ کے بچے کو پولیو ویکسین کرانی ہے تو پلیز گو اہیڈ. اچھا سر, ایک تاثر یہ بھی دیا جائے کہ جو کہ باہر کے ملک سے فنڈنگ کی جا رہی ہے تو پولیو اس وجہ سے ختم نہیں ہو رہا ہے, اس بارے میں کیا کہیں گے؟ سو اس کا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں کون سی چیز ہے اس کی باہر سے فنڈنگ نہیں ہے. آپ کا جو ملک چل رہا ہے, جو معیشت چل رہی ہے وہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF کے فنڈ سے چل رہی ہے. تو پھر کیا کریں؟ پاکستان کے اندر جو EPI کی ویکسین ہے, خسرے کی ویکسین ہے, ٹائیفائڈ کی ویکسین ہے, باقی جو ویکسینس ہیں وہ گاوی پرووائڈ کر رہا ہے, گلوبل الائنس آف ویکسین انیشیٹو پرووائڈ کر رہا ہے کم پیسوں کے اوپر. گورنمنٹ آف پاکستان تھوڑے سے پیسے ملا رہی ہے تو ویکسین کا کیا کیا جائے؟ پاکستان میں جو پیٹرول آ رہا ہے وہ پاکستان اپنا تو نہیں بنا رہا, وہ بھی سعودی عرب سے آ رہا ہے, دبئی سے آ رہا ہے, باقی جگہوں سے آ رہا ہے, اس کا کیا کیا جائے؟ سو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں وہ کام کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ہمارے ملک کے لیے فائدہ ہے, ہمارے بچوں کے لیے فائدہ ہے. ویکسینس کی جو فنڈنگ ہے وہ انٹرنیشنل نہیں ہے, رائٹ. ویکسینس پرووائڈ جو کی جا رہی ہے وہ انٹرنیشنل فنڈنگ سے پرووائڈ کی جا رہی ہے, لیکن جو ویکسینیٹرز ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو ہائر کیا ہوا ہے.
جو ویکسینس پرووائڈ کی جا رہی ہیں جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں انکلوڈنگ پاکستان, اس میں سپورٹ کے ساتھ پرووائڈ کی جا رہی ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس بہت زیادہ پیسے نہیں ہیں کہ سارے بچوں کے لیے ویکسین خرید لیں, اسی لیے جو دوسرے ادارے ہیں, بین الاقوامی ادارے ہیں, وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی مدد کرتے ہیں تاکہ بارے بچوں کو ویکسین دی جا سکے. تو ہمیں تو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ ادارے جو کہ ہمارے بچوں کو, ہماری بچوں کو بیماریوں سے بچانے میں مدد کر رہے ہیں. اس 153 ملین جو 50 سال میں بچے ہیں, اس میں ان اداروں کا بہت بڑا کردار ہے جنہوں نے وہ فنڈس کیے. تو ہمیں تو ان کی بہت رسپیکٹ کرنی چاہیے کہ ہم ان سے, وہ ہم سے کچھ نہیں لے رہے, پھر بھی ہمیں کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں. اچھا سر, آغا خان یونیورسٹی ہسپتال کراچی کی جانب سے حال ہی میں علی اکبر گورڈ میں ایک سائٹ کا افتتاح کیا گیا تھا, تو اس حوالے سے یہ جو ہم نے ہماری جو ہے ورکنگ سائٹس ہیں جس میں ہم پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر چلاتے ہیں, ہم بہت ساری جگہوں پہ ہیں. سندھ میں بہت ساری جگہوں کے اوپر ہیں, جیسے کہ خالہ میں ہے, مٹیاری کے اندر ہے, نوشیر و فیروز کے اندر ہے, آغا خان کی لاڑکانہ کے اندر ہے, سجاول کے اندر ہے. یہ ہمارے پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر ہیں. اور کراچی کے اندر بھی علی اکبر شاہ کے اندر ہے, ریری کوٹ کے اندر ہے, بھینس کالونی کے اندر ہے. یہ ہمارے سینٹر جہاں پہ ہم سارے کمیونٹی کو پرائمری ہیلتھ کیئر سروسز دیتے ہیں, یعنی کہ فری آف کاسٹ میڈیکل فیسلٹیز دیتے ہیں, اور ویکسینیشن بھی پرووائڈ کرتے ہیں جہاں ضرورت پڑتی ہے اور جو ویکسینس ہیں. یہ ہم نے ایکسٹینشن اس لیے اسٹارٹ کی کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کچھ جگہ ایسی ہیں جو کہ وہاں پہ پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر اویلیبل نہیں ہے. نہ صرف اس کو ایکسٹینڈ کیا, ایکسٹینشن کی, بلکہ علاقوں کو پرائمری ہیلتھ کیئر فیسلٹی پرووائڈ کی جا سکے, ان بچوں کو ویکسین پرووائڈ کی جا سکے, اور نہ صرف یہ کام کیا تھے بلکہ کمیونٹی کو ایجوکیٹ بھی کیا جا سکے بیماری سے بچنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے. سر, ڈائلسس کی ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے پیریٹونیل, اس کے بارے میں ذرا بتائیں کیا ہے یہ؟ ڈائلسس دو قسم کی ہوتی ہے. ایک وہ بلڈ کے ذریعے ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہیمو ڈائلسس, اور سارے بڑوں کے اندر آپ دیکھو پورے پاکستان میں ہیمو ڈائلسس یونٹ کھلے ہوئے ہیں. SIUT سب سے بڑا ادارہ ہے جو کہ پاکستان میں سارے بڑوں کو اور بچوں کو ہیمو ڈائلسس کر رہے ہیں. جب بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں یا بہت سک ہوتے ہیں تو وہ بلڈ سے ان کی ڈائلسس نہیں کی جا سکتی, بلکہ ان کی پیریٹونیل ڈائلسس کی جاتی ہے. پیریٹونیل ڈائلسس یہ ہوتی ہے کہ بچے کے پیٹ کے اندر ایک چھوٹی سی سوراخ کیا جاتا ہے پیٹ کے, اور اس میں وہ نلکی ڈالی جاتی ہے, اور وہ جو پیٹرولین سولوشن ہے, نمکیات ہوتے ہیں, وہ اس میں پیٹ کے ڈالی جاتی ہیں تاکہ وہ خرابی, جسم کی خرابیوں کو ایبزارب کر سکے, اور پھر اس پانی کو بدلا جاتا ہے بار بار. تو یہ سائیکل ہوتی ہے, پانی کو اندر ڈالنا, خاندان خراب چیزوں کو جمع کر کے باہر نکالنا. بہت کارآمد ہے چھوٹے بچوں کے اندر, بہت کارآمد ہے 1 سال سے کم عمر بچوں کے اندر. آغا خان سینٹرز ہر سال 2 سے 3 دفعہ پیٹرونیل ڈائلسس کی ٹریننگ کراتا ہے سارے سینٹرز میں جا کے, اور ہماری کافی زیادہ ایفیلیشن ہے پورے پاکستان کے اداروں کے ساتھ, جس میں ہم لوگوں کو, ریزیڈنٹس کو, جونیئر ڈاکٹرس کو پیٹرونیل ڈائلسس کے لیے ٹرین کرتے ہیں. سر, یہ بچوں میں کس وجہ سے ڈائلسس کی نوبت ہے؟ ڈائلسس بچوں میں بہت ساری وجہ سے آتی ہے. ایک وجہ تو عموماً آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ہم ڈائلسس کی بات کرتے ہیں تو گردے کی خرابی کے متعلق ہوتی ہے, تو ایک گردے ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جسم میں بہت زیادہ نمکیات کی کمی, گردے کام بھی کر رہے ہوں لیکن نمکیات بہت زیادہ جمع ہو رہی ہو, جسم میں امونیا جمع ہو رہا ہو, جسم کے اندر بہت زیادہ انفیکشن ہو رہا ہو, یا جسم کے بہت سارے آرگن ایک ساتھ اتنا متاثر ہو گئے ہیں جس کو کہتے ہیں ملٹی آرگن فیلئر, اور اس کے اندر پھر ہم پیٹرونیل ڈائلسس کرتے ہیں تاکہ بچے کو جلدی سے جو شاک لائک اسٹیٹ ہے, جو نمکیات اوور لوڈ ہو چکے ہیں, جو جسم میں خرابیاں, امونیا اور باقی چیزیں جمع ہو, ان کو نکالا جا سکے. اچھا سر, انسیفلوپیتھی سنڈروم وہ کیا ہے؟ انسیفلوپیتھک سنڈروم یا نیونیٹل انکیفلوپیتھی. جو نیونیٹل انکیفلوپیتھی ہے اس کو ہم یہ سمجھ لیجیے کہ انکیفلوپیتھی کا مطلب ہے کہ جو بچے کا دماغ ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے متاثر ہوا ہے. انکیف کا مطلب ہوتا ہے دماغ, پیتھی کا مطلب ہوتا ہے بیماری. تو کسی بھی وجہ سے دماغ کے اندر کوئی بیماری ہو تو وہ انکیفلوپیتھی کہلاتی ہے. کچھ ٹرمینالوجیز ہیں جو کہ خاص طور پہ اس کے لیے کی جاتی ہیں, جیسے کہ ایک ہوتی ہے ہائپوکسک اسکیمک انکیفلوپیتھی. ہائپوکسک یعنی کہ آکسیجن کے مقدار کو کم ہونا, اسکیمک کا مطلب ہوتا ہے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے کوئی دماغ پہ اثر انداز ہونا, اور انکیفلوپیتھی خاص طور پہ جو HIE ہے, یہ نیونیٹل انکیفلوپیتھی ہے یا ہائپوکسک اسکیمک انکیفلوپیتھی ہے, وہ تب ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہو رہا ہو یا پیدا ہونے کے دوران اس کے دماغ پہ آکسیجن کم پہنچے. اسی لیے سیف مدر کیئر اور سیف چائلڈ ڈلیوری بہت امپورٹنٹ ہے. جتنے بھی ہماری جس کو ہم کہتے ہیں نا برتھ اٹینڈنٹس, ان کی ٹریننگ بہت امپورٹنٹ ہے.
تاکہ بچے کو سیف طریقے سے فرسٹ اسٹیج اور سیکنڈ اسٹیج میں ڈلیور کیا جا سکے, آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے کہ کہاں آبسٹرکٹڈ لیبر ہے تاکہ ٹرشری کیئر فیسلٹی بھیجا جا سکے, آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے کہ مدر کو کمپلیکیشنس ہو رہی ہیں. اسی لیے سیف مدر کیئر اینڈ سیف نیونیٹل کیئر بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر آپ کے بچے کی پیدائش کے دوران اس کے دماغ کو آکسیجن کم پہنچے گی تو وہ زندگی بھر کے لیے مفلوج ہو جائے گا. تو اس کو بچانا بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں کی سہولت ہر ہاسپٹل میں تو نہیں ہے. ہر ہسپتال میں جو او بی جی وائی این کا سینٹر ہے اور جو نیونیٹل سینٹر ہے وہ ہائی رسک مدر کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, اور اگر اس ہسپتال میں ایسی سہولت موجود نہیں ہے کہ اس ہائی رسک مدر کو اپروپریٹلی طریقے سے مینیج کیا جا سکے تو وہ اس کو دوسرے کیئر جو ہائی لیول کیئر ہے اس میں بھجواتے ہیں. تو سپوز کریں ایک پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر میں آیا, اس کو لگا کہ نہیں اس مدر کو آپریشن کی ضرورت پڑے گی بیکاز آف ایکس وائی زیڈ ریزن, تو پرائمری والا سیکنڈری کو بھجوا دے گا. جو سیکنڈری والا خود مینیج نہیں کر سکے گا, اس کو لگتا ہے کہ نہیں یہ کمپلیکیٹڈ ہے, تو وہ ٹرشری کیئر فیسلٹی بھجوا دے گا. پھر ٹرشری کیئر فیسلٹیز میں بھی ایسی فیسلٹیز ہیں جو کہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ چیزیں ہو جاتی ہیں. جیسے آخان یونیورسٹی ہاسپٹل ہے, ہمارے پاس بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ مدرس آتی ہیں جن کی بہت زیادہ پرابلمس ہوتی ہیں. تو اسی لیے ہمارے پاس ہمارا جو آخان سینٹر ہے اس کے اندر فور شیور وی آر ٹرین فار ہائی رسک ڈلیوریز اینڈ ہائی رسک نیونیٹل کیئر. تو اگر میں آپ بتاؤں کہ ہمارے پاس بچے 24 ہفتے کے بھی پیدا ہوتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں 6 مہینے پیٹ میں گزارے انہوں نے, اور عام بچہ 9 مہینے کا ہوتا ہے تو 3 مہینے پہلے بھی پیدا ہوتے ہیں, تب بھی ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پروٹیکٹ کیا جا سکے, سیکھ جا سکے اور اس کو بھیجا جا سکے. بلکہ کل ہی ایک مدر کے ہم نے ایک بچے کو جو 27 ویک کر کے پیدا ہوا تھا, ہم نے اس کو ڈسچارج کیا ہے 33 ڈیز کے بعد. سو اب وہ 30 ویکر ہو چکا ہے ان یوٹرو, لیکن ابھی بھی اس کے 7 ہفتے باقی ہیں, یعنی 1.5 مہینے 3 مہینے باقی ہیں اس کے, 2 مہینے باقی ہیں اس کی پیدائش کے آئیڈیل طور پہ. لیکن وہ بچہ مدر نے اس کو خود فیڈ کرانا سیکھ لیا ہے, سب اس کو کرے. تو دیز کائنڈ آف سینٹرز ہمارے جیسا ہے, اور باقی کوئی اور سینٹرز ہیں, ایسے بہت سارے سینٹرز پاکستان میں ہونا ضروری ہے تاکہ جو پری ٹرم ڈلیوریز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے, اور جو HIV ہے اس کو کیا جا سکے بہتر طریقے سے. جیسے نو مولود کی اسکریننگ کی کیا فوائد ہے, اور ہمارے یہاں کے اسپتالوں میں سہولت موجود ہے؟ سو جو نو مولود کی اسکریننگ ہوتی ہے نا, پورے پاکستان کے اندر جو سارے سینٹرز کو کرنی چاہیے, ایک چیز کے لیے لازمی کرنی چاہیے, وہ ہے تھائرائڈ, ہائپوتھائرائڈزم. تو پیدائش کے جب ڈسچارج ہو رہے ہوں بچہ, تو جہاں بلیروبن کا ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں 48 گھنٹے میں, وہاں پہ تھائرائڈ کا ٹیسٹ کیا جائے, تو یہ کہلاتی ہے نو مولود کی اسکریننگ ایک بیماری کے لیے. کچھ بیماریاں ہیں جو کہ آخان یونیورسٹی ہاسپٹل نے پچھلے 6 مہینے میں انیشیٹو کیا ہے, اور تقریباً کچھ انیشیٹو چلتے رہتے ہیں, اور اس میں جو ہوتا ہے جس کو ہم اسکرین کرتے ہیں وہ میٹابولک کی بیماریاں ہیں. وہ بیماریاں جو کہ اس وقت ظاہر نہیں ہوتی پیدائش کے لیے, لیکن پیدائش کے کچھ عرصے کے بعد, کبھی 4 مہینے کے بعد, کبھی 6 مہینے کے بعد وہ ظاہر ہو جاتی ہیں, اور کبھی کبھی جلدی ظاہر ہو جاتی ہیں. ان کے کچھ خاص اسپیسیفک ٹیسٹ ہیں جو بلڈ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, اور وہ جو بلڈ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ہم پینل میں کرتے ہیں تاکہ ان کو اندازہ لگایا جا سکے. ایک اور بیماری کا جو ہم بہت زیادہ ٹیسٹ کرتے ہیں وہ کانجنیٹل ایڈرینل ہائپرپلیزیا ہے. یہ ہارمونس کی وجہ سے ہوتی ہے بچوں کے اندر, اور اس کا پتہ لگانا بھی بہت آسان ہے صرف ایک بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے کہ اس بچے کو بیماری ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. تو ایم شیور اس کا ڈیٹا ہم جمع کر رہے ہیں, اور جب پورے 1 سال کا ہمارے پاس ڈیٹا ہو جائے گا تو پھر نیشنل سیمینارز اور انٹرنیشنل سیمینارز ہم کریں گے تاکہ پاکستان کے اور سینٹرز میں اس چیز کو ایکسپینڈ کیا جا سکے. سر تھائرائڈ کی کیوں ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں؟ تھائرائڈ اس لیے کرائے جاتے ہیں عالیہ کہ جب تھائرائڈ کی بیماری کا پتہ لگتا ہے نا اس وقت بہت لیٹ ہو چکے ہوتے ہیں, جس کو کہتے ہیں کانجنیٹل ہائپوتھائرائڈزم. جس بچے کو کانجنیٹل ہائپوتھائرائڈزم اگر ہو گیا تو اس میں نہ صرف اس بچے کو دماغی طور پہ وہ بچہ زندگی بھر کے لیے مفلوج ہو جائے گا, بلکہ بہت ساری اور چیزوں کے اندر وہ زندگی بھر کے لیے مفلوج ہو جائے گا. اسی لیے اگر ایک بلڈ کے ٹیسٹ سے, جو کہ ایک ڈراپ سے اگر پتہ لگ رہا ہے کہ بچے کو ہائپوتھائرائڈزم ہے, تو اس کو اسی وقت علاج کیا جاتا ہے اور اس وقت آگے بڑھایا جا سکتا ہے. اچھا سر, بہت چھوٹے بچوں کا MRI کروانا ہو تو اس کے لیے کیا کوئی الگ سے مشین ہوتی ہے؟ کیونکہ MRI جب ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں آپ کو ساکل لیٹنا پڑتا ہے, اور جو بہت 5-6 ماہ کے بچے ہیں ان کے لیے اس طرح سے لیٹنا ممکن نہیں ہے. سو 2-4 طریقے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم اب آخان اسپتال اور ایم شور باقی اور اسپتالوں کے اندر بھی فیوچر کے اندر ایمبولیٹری MRI مشینس آ جانی چاہیے. ہمارے اسپتال میں تو ایمبولیٹری MRI مشین ہے, تو اس میں بچے کو ہم وہاں پہ نہیں لے کے جاتے MRI مشین کے اندر, بلکہ وہ چھوٹی سی مشین ہوتی ہے ہائپر فائن,
हम उसको ले आते हैं बच्चे के पास और वहीं पे जहाँ पे किसी भी जगह पे तो वहाँ पे MRI कर लेते हैं। MRI क्योंकि एक लंबा प्रोसीजर है, उसमें कम से कम भी 35 मिनट और ज़्यादा भी 50 मिनट लगते हैं। तो एक बच्चे का स्टिल होकर लेटना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बच्चे डरते भी हैं, आवाज़ भी आ रही होती। सो न्यूनेट के लिए तो हमारे पास एक बैग होता है जो कि जिसको हम कहते हैं एम्बुलेटरी बैग होता है, तो उसके अंदर हम उसको आराम से रख लेते हैं तो वो बिल्कुल मूव नहीं करता और उसमें उसको ग्लूकोज भी चल रही होती है। सो हमारे पास एक बैग्स हैं बच्चों के लिए, न्यूनेट्स के लिए, तो हम उसमें एम्बुलेट भी करा सकते हैं उनको और MRI भी करा देते हैं, तो बिल्कुल हिलते नहीं है, सोते रहते हैं। जहाँ बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं तो हम उनको अंडर सेडेशन करते हैं, यानी कि कुछ दवाई देते हैं, दवाई देकर उनको सुलाते हैं, लेकिन ये वो दवाई है जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज और स्टैंडर्डाइज्ड है बच्चों के लिए देने के लिए। कुछ दवाइयाँ बच्चों के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती, रिकग्नाइज नहीं होती, तो ये हमारे पास रिकग्नाइज मेडिसिन हैं, तो हम उनको सेडेट करके फिर MRI कराते हैं। अच्छा सर, पाकिस्तान में तकरीबन हर 1000 में से 8 बच्चे अपनी पहली सालगिरह रमज़ान से कबल ही इंतकाल कर जाते हैं। इस सूरत हाल पे काबू पाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने दीगर तरक्की पज़ीर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल प्रोग्राम मुतारिफ करवाया है। तो इस प्रोग्राम के तहत अब तक क्या सरगर्मियाँ अंजाम दी जा चुकी हैं और मज़ीद क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और क्या हम अपने अहदाफ हासिल कर रहे हैं कि नहीं? सो पाकिस्तान में जो 100 में से 8 बच्चे मर रहे हैं, या अगर मैं कहूँ कि 1000 में से 40 बच्चे जो फर्स्ट बर्थडे तक नहीं पहुँच पाते, उसकी जो वजह है, सबसे कॉमन वजह है डायरिया, दूसरी वजह है निमोनिया। सो डायरिया और निमोनिया से बचाने का शुरू के साल में बेहतर तरीका है मदर की फीड, ठीक है। सो मदर की फीड पे अगर हम काम करेंगे और उसको बढ़ाएंगे तो उससे हम बच सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर कोई फॉर्मूला भी इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसमें पानी जो इस्तेमाल किया जा रहा है तो सेफ वाटर। ये तीसरी चीज़ जो है निमोनिया से बचाने के लिए निमोनिया की वैक्सीन हैं जो कि 6 हफ्ते पे लगती है, 10 हफ्ते पे लगती है, 14 हफ्ते पे लगती है। पाकिस्तान में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के हिसाब से 2 चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ के सबसे पहले निमोकोकल की वैक्सीन, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी की वैक्सीन और टाइफॉइड की वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुई। दूसरा डायरिया से बचाने के लिए रोटा वायरस की वैक्सीन भी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो चुकी है। सो हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और जो साइंटिफिक इदारे हैं हम जैसे, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं इन बच्चों को बचाने के लिए और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है ताकि हम इनकी चीज़ों को प्रिवेंट किया जा सके। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको अभी डिफ़िकल्ट है, जैसे वायरसेस हैं। वायरसेस को पता लगाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, हर जगह पे वायरसेस के टेस्ट नहीं होते और जब वायरसेस के टेस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद उनको जो स्पेशलाइज्ड केयर की ज़रूरत होती है वो भी मौजूद नहीं है। तो अगर आप मुझसे पूछें कि पाकिस्तान में अगले कुछ अरसे में किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो बहुत सारे पाकिस्तान में PICU डेवलप करने की ज़रूरत है, पीडियाट्रिक ICU डेवलप करने की ज़रूरत है जहाँ पे स्पेशलाइज किस्म के इलाज किया जा सके ताकि इन बच्चों को बताया जा सके। सो कम्युनिटी के लेवल पे मास वैक्सीनेशन, कम्युनिटी के लेवल के ऊपर एजुकेशन, कम्युनिटी के लेवल के ऊपर सेफ मदर केयर एंड बेबी केयर और कम्युनिटी के लेवल के ऊपर जो साफ़ पानी है, साफ़ ग़िज़ा है, उसको मुहैया करना, ये वो फैक्टर्स हैं जिस पे काम किया जा रहा है और जिसमें हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उनके इक़दाम को बहुत ज़्यादा सराहते हैं एंड आई एम श्योर कि आगे जाके हम इस चीज़ को मज़ीद बेहतर कर सकेंगे। अच्छा सर, ग्लोबल वार्मिंग के सबब दुनिया भर और ख़ुसूसन एशियाई ममालिक में खासी तब्दीलियाँ होने वाली हैं, तो बच्चों पर किस किस्म की मौसमी असरात बढ़ते हो रहे हैं अगर इससे कंपेयर किया जाए? सो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये है कि जब आपकी गर्मियाँ और सर्दियाँ आपकी कंट्रोल में ना हो। तो एक ज़माना था जब गर्मियों की छुट्टियाँ होती है, सर्दियों की छुट्टियों में हमें पता होता है कि हाँ तभी जो है गर्मियों की छुट्टियों और सर्दियों की छुट्टियों में ही गर्मियाँ होंगी और सर्दियाँ होंगी, लेकिन ऐसा अब नहीं है। अभी जो गर्मियों की छुट्टियाँ उससे पहले काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है और जुलाई सबसे अच्छा महीना होता है पाकिस्तान का। सर्दियाँ जो है वो जनवरी में पड़ती हैं और दिसंबर में गर्मी होती है। तो हमें थोड़ा सा एज ए स्कूल की जो चीज़ें हैं गवर्नमेंट को सोचने की ज़रूरत है कि कब ग्लोबल वार्मिंग के तहत चीज़ों को छुट्टियों और सर्दियाँ छुट्टियों का स्केड्यूल है और उसके तब्दील किया जाए। जैसे अभी इस वक्त जो टेम्परेचर है कराची का वो अनबेरेबल है और हमें पता है कि हर साल जुलाई इतना अच्छा गुजरता है पिछले 3 सालों में कि आपको लगता है कि हाँ सितंबर होता है और जुलाई बहुत ख़राब होता है, जुलाई बहुत अच्छा होता है। सो मेरा ख्याल है कि इस पर थोड़ा सा काम करने होते हैं। बच्चों में क्या हो सकता है, क्योंकि जब बच्चे रेडी नहीं होते ना इसके लिए तो उनकी जो इम्यूनिटी है वो उसके हिसाब से वीक हो जाती है। जैसे कि एस्थमा का ट्रिगर होना, जैसा कि मौसमी बीमारियों का वायरल इन्फेक्शन का ट्रिगर होना, जैसे कि डायरियाज का ट्रिगर होना और फिर स्कूल जाके उन बीमारियों को लेके आके उनकी
अपने आप को सही तरीके से कैच नहीं करना। तो ना सिर्फ ये अलामतें हैं जो कि हम जिससे फंसते हैं, बल्कि इसका दूसरा इम्पैक्ट हो रहा है। वो दूसरा इम्पैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कि हम अपने बच्चों को लिमिट करते जा रहे हैं घरों की तरफ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी में कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा बाहर जाके खेले, जबकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा हॉट और ह्यूमिड हो रहा। तो फिर जब बच्चा कमर घर के अंदर होगा तो घर में कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो वो कर सकता है। हमारे घर बहुत छोटे छोटे हैं, हमारे पास हर जगह पे एयर कंडीशनिंग नहीं है, हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी लिमिटेड सप्लाई है। तो फिर बच्चा क्या देखेगा, मोबाइल देखेगा, टैबलेट देखेगा और बाकी चीज़ें करेगा, पेरेंट्स को लिमिट करते रहेंगे। जब फिजिकल एक्टिविटी लिमिट हो जाएगी तो फिर ओबेसिटी होगी। जब फिजिकल एक्टिविटी लिमिट होगी और हम एक जगह बैठे रहेंगे तो आई साइट्स और फिर हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ता रहेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें फ्यूचर के अंदर ट्रबल करेंगी, जिसको हम कहते हैं NCD, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। जैसे ओबेसिटी अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 6% बच्चे हैं जो कि ओबेसिटी के शिकार हैं। पहले ज़माने के अंदर हमारे पास ओबेसिटी 1% थी। 6% ओबेसिटी का मतलब है पाकिस्तान के तकरीबन 50 से 60 लाख बच्चे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम ऐसा ऐसा करके ग्लोबल वार्मिंग हमें कहाँ लेके जा रही है। इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए मेरे ख्याल है कि नेशनल लेवल पे करने की ज़रूरत है। हाँ, सो नेशनल लेवल पे हमें ऐसे बच्चों के लिए पार्क्स बनाने चाहिए जिसमें हम उनको फिजिकल एक्टिविटी करने की इजाज़त दे सकें। हमने अपने स्कूलों को, एजुकेशन सिस्टम को उसके हिसाब से ट्रेन करने की ज़रूरत है जिसमें हम अप्रोप्रिएट तरीके से स्कूलिंग की छुट्टियाँ कर सकें। हमें जो डाइट प्लान्स हैं उसके हिसाब से एजुकेट करने की ज़रूरत है कि हमारी हाई फाइबर डाइट हो। हमें जो फूड चीज़ें हैं उनको अप्रोप्रिएटली यूज़ करने की ज़रूरत है। अच्छा सर, क्या पसमानदा इलाकों में बसने वाले बच्चों के लिए सेहतमंद ज़िंदगी महज एक ख्वाब है? सो अगर आप मुझसे पूछें कि पाकिस्तान में अर्बन और रूरल डिस्पैरिटी मौजूद है तो बिल्कुल है। अगर आप मुझसे पूछें कि क्या हमारे पास अर्बन और रूरल चीज़ों में फ़र्क आता जा रहा है तो बिल्कुल आता जा रहा है। तो अगर आप देखें एक आज से 20 साल पहले 70% पॉपुलेशन रूरल थी और 30% अर्बन थी, शहरी थी और 70% देही थी। अभी ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, अभी 55% शहरी है और 45% देही है। तो चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। हमारे जो शहर हैं वो मज़ीद मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं और जो हमारे देहात हैं वो अब शहरों के लेवल पे आ गए। सो एक ज़माना होता था जिसमें कराची में बहुत सारी जगह ऐसी होती जिनको हम कहते थे कि हाँ ये कराची में नहीं आती है, मज़ाफ़ाती इलाके हैं। लेकिन अगर आप देखा जाए तो कराची के मज़ाफ़ाती इलाके बढ़ के जो है हैदराबाद की तरफ जाने लग गए हैं। सो एक्सपेंशन हो रही है शहरों की और शहरों की एक्सपेंशन की वजह से ही ये चीज़ें हो रही हैं। जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा ट्रबल होगी वो न्यूट्रिशन, ग़िज़ाइयत, क्योंकि हमारा जो जहाँ पे हम अपनी फार्मिंग करते हैं ना वो चीज़ें भी मॉडर्नाइज होती जा रही हैं। हमारे पास फार्मिंग कम होती जा रही है, न्यूट्रिशन ज़मीन के अंदर थी वो कम होती जा रही है। सो ऑफ कोर्स ये जो डिस्पैरिटी है ना ये अक्रॉस द बोर्ड होगी। जो फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि हमारी जो न्यूट्रिशन की डिस्पैरिटीज़ हैं, हमारी जो ग्रोथ की डिस्पैरिटीज़ हैं, हमारी जो एजुकेशन की डिस्पैरिटीज़ हैं वो सारी की सारी अक्रॉस द बोर्ड होगी। अच्छा सर, थर्ड में उज़र से ग़िज़ाई किल्लत के सबब बच्चों में शनाए मौत बुलंद है, तो इस सूरत हाल से कैसे निपटा जा सकता है? इसको ना थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि थर्ड में वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ग़िज़ाई किल्लत होती है। हाँ, सो नंबर 1, थर्ड के अंदर जो पॉपुलेशन है वो हाईली मोबाइल पॉपुलेशन है, राइट। वो वहाँ की जो है बहुत कम आबादी जो है वो एक जगह पे परमानेंट रेजिडेंस है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे मूव एक जगह से दूसरी जगह। आज आपको यहाँ मिलेंगे, कल को कुछ दिनों जहाँ मिलेंगे, कल परसों कहीं और मिलेंगे, बिकॉज वो वाटर और ग़िज़ा के लिए मूव करते रहते हैं। सो नंबर 1, हमें ऐसे स्टेशंस बनाने की ज़रूरत है जिसमें उनको हम कम्प्लीटली एक जगह पे मूव कर सकें। फिर ऑफ कोर्स जिस चीज़ से ग़िज़ाई कमी होती है सबसे पहली चीज़ उसमें पानी है। तो सबसे पहले साफ़ पानी मुहैया करने की ज़रूरत है। जब से ये थर्ड में हुआ इस पर मेरा ख्याल है कि अगर आप थर्ड को जाके देखें काफ़ी बदल चुका है। वहाँ पे बहुत सारी जगहों के ऊपर ना सिर्फ गवर्नमेंट ने बल्कि नॉन गवर्नमेंट इदारों ने पानी की जो है कुएँ बनाना शुरू कर दिए हैं, पानी के प्लांट्स बनाना शुरू कर दिए हैं। सो नंबर 1 ये है। नंबर 2, पानी इंपॉर्टेंट है ग़िज़ाइयत की अजनास बनाने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए। तो आई एम श्योर वहाँ पे खेती बाड़ी भी इम्प्रूव हो जाएगी। थर्डली, ट्यूबवेल लगाने की ज़रूरत है। बाकी चीज़ें कि उसका बहुत आसान तरीका यह है कि हमारे पास अभी सोलर पैनल्स आते हैं। तो मैं पिछले दिनों गया था पेशावर के अंदर, पेशावर से निकल के मुझे वज़ीरिस्तान जाना था। वो पूरा इलाका जब मैंने देखा तो मैंने बहुत हरियाली देखी।
और क्लियरली पिछले 2 साल के अंदर व्हाट दे हैव डन, उन्होंने हर जगह पे सोलर पैनल लगा के पानी को निकाला और पानी से अपने खेतों को सैराब किया और गंदम बनाई। तो अगर आप देखें पाकिस्तान में गंदम एक्सपोर्ट के लेवल पे है, पाकिस्तान में जो कपास है, पाकिस्तान में जो राइस है, पिछले 2 साल के अंदर बहुत हुए हैं। घर में भी यही काम करने की ज़रूरत है, उसको मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, उसको ओन करने की ज़रूरत है। और मुझे बहुत क्लैरिटी के साथ पता है कि गवर्नमेंट सिंध ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है एंड आई एम श्योर अगले 2 सालों के अंदर 3 सालों के अंदर हम बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज घर को देखेंगे। अच्छा सर, बच्चों में कौन कौन सी इन्फेक्शन डिजीजेज आम हैं इससे? सबसे कॉमन तो टाइफाइड है पाकिस्तान के अंदर, बड़े बच्चों के अंदर, दरमियानी बच्चों के अंदर। दूसरे नंबर पे निमोनिया है, ठीक है। तीसरे नंबर के ऊपर जो है खसरा है। तो ये जो बड़ी बीमारियां हैं, ये इस पे काम मज़ीद करने की ज़रूरत है और ऑफ कोर्स मास लेवल के ऊपर कम्युनिटी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक बच्चा जिसकी टीबी की वैक्सीन नहीं हुई है और टीबी का शिकार हो जाए तो उसके इलाज का तरीका क्या होगा? सो अगर एक बच्चे की टीबी की वैक्सीन नहीं हुई और उसको टीबी नहीं हुई तो उसको टीबी की वैक्सीन लगानी चाहिए। उसका तरीका भी डिफाइंड है। तो किसी भी उम्र में लगाई जा सकती है? शुरू के 1 साल तक लगाई जाती है और बड़े बच्चों के अंदर भी तरीकाकार डेवलप है। अगर उसे 1 साल की उम्र में नहीं लगी, अगर उसको 1 साल की उम्र में लगी तो फिर टीबी का टेस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। और टीबी के टेस्ट के बाद ज़रूरत हो तो वैक्सीन कराने की ज़रूरत है, बशर्ते कि वो हाई रिस्क एरिया में रहता है, ठीक है। सो आमतौर से 1 साल से कम उम्र बच्चों को टीबी की वैक्सीन लगाई जाती है, क्योंकि टीबी की वैक्सीन जो बचाती है वो टीबी के गठन बुखार से बचाती है और जिससे में फैली हुई टीबी को बचाती है, फेफड़ों की टीबी से बहुत कम बचाती है। तो इसीलिए पहले ये देखना पड़ता है कि हम क्या बचाना चाह रहे हैं इस वैक्सीन से। नंबर 2, अगर किसी को टीबी हो गई है तो पाकिस्तान में टीबी के सेंटर्स मौजूद हैं। स्पेशलाइज इन्फेक्शन डिजीज़ के डॉक्टर हर जगह मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पे जहाँ मौजूद है वहाँ पे टीबी की दवा फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मिलती है। पाकिस्तान में कहीं और जगह से टीबी की वैक्सीन जो दवाइयाँ हैं वो नहीं मिल सकती। पाकिस्तान में जो भी टीबी की दवाई बेचेगा वो नहीं बेच सकता। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फ्री ऑफ कॉस्ट टीबी की दवाइयाँ रखी हुई हैं और हर स्पेशलाइज सेंटर से वो जो टीबी की दवाइयाँ मिलती हैं। आका यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे बड़े जो हैं वो टीबी से इलाज के लिए आते हैं और उनको ये दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। सर, बड़ों में जो टीबी का एक इलाज है इसमें दवाइयाँ एक मुफ्त 6 माह इतने अरसे की रहती है, क्या एक साल बच्चे को भी वही दवाइयाँ डोजेस दी जाएंगी? सो जो बच्चों की दवाइयाँ हैं जिसमें फेफड़े की जो टीबी की दवाई है वो 4 महीने है, 4 से 6 महीने डिपेंड, लेकिन आमतौर से अब जो गाइडलाइंस आई है वो बताती है कि 4 महीने। इस तरह से दिमाग की टीबी है, इसी तरीके से हड्डियों की टीबी है, पेट की टीबी है, सबके मखसूस और उम्र के लिहाज से दौरानिया दवाओं का दौरानिया मुख्तलिफ है। सर, बच्चों में टीबी की कौन सी एग्जाम मालूम है? सबसे ज़्यादा कॉमन तो फेफड़ों की टीबी है, क्योंकि फेफड़ों की टीबी किसी बड़े से लगती है। घर में कोई हो जाता है, कोई ड्राइवर होता है, कोई मेड होती है, तो जब भी हमारे पास कोई बच्चा आता है टीबी का तो हम सबकी स्क्रीनिंग करते हैं, वालिदैन की, बहन भाइयों की, ड्राइवर की, मासियों की, सबकी स्क्रीनिंग करते हैं, क्योंकि किसी न किसी से लगा है, बच्चे को खुद से नहीं होता। दूसरी है वो गुठली की टीबी होती है, जैसे गले की गुठली, बगल की गुठली, जिसको हम लिम्फ नोड्स कहते हैं, उसकी टीबी होती है। तीसरा दिमाग की टीबी जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है, जिससे बच्चे की दिमागी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने की वजह से उसको ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज भी हो सकता है, इसीलिए उसका पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ बहुत सारी हड्डियों की टीबी है, पेट की टीबी है, लेकिन सबसे कॉमन जो है बलूनी टीबी और दिमागी टीबी है बच्चों के अंदर। सर, आपने किस उम्र के बच्चों में देखी है? मैंने हर उम्र के बच्चे में कम उम्र जो आपने 2 देखी महीने है? के बच्चे में भी टीबी देखी मैंने, 1 महीने के बच्चे में भी टीबी सर, देखी। 1 माह के बच्चे में बड़ों से कन्वर्ट हुई या हर मार्शल बच्चे में खुद से नहीं होती, हर बच्चे में किसी बड़े से होती है और वो बड़ा जो है वो क्लोज रिलेटिव होता है। मतलब वो खांसते हुए फैल ऑफ जाता कोर्स है, नहीं, बच्चे उसको को वो खुद बोलने नहीं इन्फेक्टेड आता। होता है, वो खुद इन्फेक्टेड होता है, वो खुद इन्फेक्टेड। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये कि हम बच्चों को बड़ों से लगती है, किसी बड़े को भी किसी बड़े से लगी है। सो अगर दुनिया से टीबी का खात्मा करना है तो आसान तरीका है कि टीबी के मरीज़ को आइडेंटिफाई करके उसका इलाज किया जा सके। अगर टीबी के मरीज़ को आइडेंटिफाई करके उसका इलाज कर देंगे तो वो टीबी फैला नहीं सकता, तो टीबी खत्म हो जाएगी। अच्छा सर, एक आम बच्चे का दिन भर का शेड्यूल कैसे मुनक्किद किया जाए कि मोबाइल फ़ोन का घंटा इस्तेमाल न करें? हम देखते हैं आजकल तो 1 साल के बच्चे के हाथ में भी आपको मोबाइल नजर आएगा। वो ज़माने चले गए कि जब 1 साल के बच्चे बड़े से खेल लेते थे, कर लेते थे, तो खुद जिद करते हैं मोबाइल लेने के लिए और मुख्तलिफ पॉइंट्स वगैरह सुनने के लिए। तो हम इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें ना इवॉल्विंग है। तो
जैसे ग्लोबल वार्मिंग है ना, ये इवॉल्विंग है, इसका इम्पैक्ट अगले 10 साल में क्या होगा, 20 साल में क्या होगा, इसका किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ कयास आराइयाँ हैं साइंस की बेसिस के ऊपर। इसी तरीके से ये जो आपका सवाल है ना, ये भी बहुत ख़तरनाक सवाल है। इस पर गाइडलाइंस डेवलप हो रही हैं, होती रहे हैं, लेकिन इसको ये समझ लें कि इससे नुकसान क्या होता है। ज़्यादा स्क्रीन टाइम से बच्चों की बीनाई पे असर पड़ता है, उनके दिमाग पे असर पड़ता है, सर का दर्द होता है, उनकी स्कूल की परफॉर्मेंस ख़राब होती है, उनकी फ़िज़िकल रिलेशनशिप ख़राब होती है, उनकी जो बॉडी की ग्रोथ है वो एबनॉर्मल होती है, वो ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। दिमागी जो मसले हैं, जिसको जैसे आपने ऑटिज़म बताया या हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स हैं, वो हो जाते हैं। सो ऑफ कोर्स ज़्यादा स्क्रीन टाइम के नुकसान हैं, लेकिन अप्रोप्रिएट स्क्रीन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को आज स्क्रीन टाइम नहीं देंगे तो वो किसी और जगह पे जाके स्क्रीन टाइम पूरी करेगा। यू कैन नॉट स्टॉप दिस अपने बच्चे को। तो उसको तरीक़ाकार हर फैमिली को डेवलप करने की ज़रूरत है। हर जगह के फैमिली डायनामिक्स डिफरेंट हैं। एक जगह पे दोनों पेरेंट्स काम करने चले जाते हैं और दादी के पास रहता है या दादा के पास रहता है या नानी के पास रहता है, तो उनकी डायनामिक्स क्या है, उनकी फिजिकल मोटिलिटी क्या है, वो किस तरीके से मदद कर रहे हैं। सो हर फैमिली के डिफरेंट डायनामिक्स हैं। जो मेरे ख्याल है कि हर बंदे को ये सोचना चाहिए कि मेरे इस एक्ट में कितने प्रॉस एंड कॉन्स हैं। इसका जवाब यही है कि ज़्यादा जो है इस्तेमाल करना नुकसानदेह है। कितना ज़्यादा इजाज़त दी जा सकती है, लेकिन रोज़ स्क्रीन टाइम होना कितना इंपॉर्टेंट है, ये भी ज़रूरी है। सो इसका जवाब मेरे पास अभी बहुत मुश्किल है। हर जगह की डिफरेंट गाइडलाइंस हैं। जो यूएस की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से 1 साल से बस कम और बच्चों को नहीं दिखाना चाहिए, स्क्रीन टाइम कम देना चाहिए या बहुत कम देना चाहिए, और 1 साल से बड़े बच्चों को कुछ टाइम पीरियड के लिए देना चाहिए, 15 से मिनट से आधा घंटा, बड़े बच्चों को 1 घंटा। लेकिन वो तरीक़ाकार हर फैमिली को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है और शेड्यूल बनाने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ तो घंटों का सामान चलता रहता है बच्चों का। हमारे पास ऐसी भी जगह है कोई सामान नहीं था। सो अरे अगर किसी जैसे आपने कहा ना कि कुछ खाने के लिए, तो अगर आप किसी मकसद के लिए स्क्रीन टाइम को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इम्पोर्टेंट। जैसे कि अगर आप किसी को एजुकेट करने के लिए स्क्रीन टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एक डिफरेंट फिनोमेना है। अगर किसी को आपने स्पीच थेरेपी कर रहे हैं उसके लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है। अगर किसी बच्चे को खाना खिलाने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको फ़ौरन बाद आप बंद करते हैं बिकॉज खाना इंपॉर्टेंट है। सो मैंने आपको बताया ना कि बहुत डिफरेंट डायनामिक्स है, ठीक है। मैं अभी या कोई भी मेरा कोलीग जो है ना वो अप्रोप्रिएट तरीके से इसकी गाइडेंस नहीं दे सकता बिकॉज हम एज ए टीम इवॉल्व करें। अगर मैं आज ये गाइडलाइंस डेवलप करके बता दूँ कि भाई किसी बच्चे को 15 मिनट से स्क्रीन टाइम नहीं देना, और कल को वो बच्चा आता है कि मेरी मदर आती है कि बिल्कुल खा नहीं रहा, पहले तो खा नहीं सकता स्क्रीन टाइम से, तो मैं उस बच्चे को खाने के जाऊँ तो भाई सर के आँखों और सर की बीमारी से भी बचा लें, लेकिन बच्चे को भूखा मार दें। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स नो फिक्स थिंग, बट एवरीबडी शुड नो कि हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान हैं और उसको कितना अप्रोप्रिएट फ़ायदा नुकसान देना चाहिए। तो कोई पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के लोगों के लिए पैगाम ये है कि अपनी प्रायोरिटाइज़ करें अपनी चीज़ों को। अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करने का मतलब है कि बच्चों की तालीम को प्रायोरिटाइज़ करें, बच्चे की एजुकेशन के साथ साथ उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी को प्रायोरिटाइज़ करें, उनकी वैक्सीनेशन को प्रायोरिटाइज़ करें, और एज ए टीम एज ए कम्युनिटी काम करें। जैसे इकबाल का शेर है ना कि फ़र्द कायम रफ्ते मिलत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। तो हम एक दूसरे के साथ जो कनेक्टेड हैं वो कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो फैमिली डायनामिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन एंड टेकिंग केयर ऑफ द किड्स, ये हमारा फ्यूचर है। अपने बच्चे का ख्याल रखेंगे तो पाकिस्तान का ख्याल रखेंगे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।